अगर आपको पता चले कि आप Brought to you by Sensodyne K and ITIL. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन. What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत बनाम कांग्रेस के लोकसभा में नेता राहुल गांधी के विचारों के बारे में। बहस जो आजादी, चुनाव आयोग, तिरंगा झंडा, किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी आदि इत्यादि तक रही। राम मंदिर का आंदोलन जो 30 साल चला, उसके बाद में लोगों के मन से भय कि हिंदू होना पाप है, हिंदू होना शर्मिंदा होने की बात है और हमारा राष्ट्र कभी एक राष्ट्र था नहीं, ऐसी सारी जो बातें चली थी, आज वो बातें एक एक करके मिटती जा रही हैं। वैचारिक रूप से कांग्रेस और जो संघ परिवार है वो बिल्कुल गंगा के दो अलग अलग किनारे हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़ा होकर ये बोले कि मैं भारत स्टेट के खिलाफ हूं, तो ये अपने आप में क्षम्य अपराध नहीं है। बचकानी बात कही जा रही है कि राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट का हनन कर रहा है और इंडियन स्टेट के खिलाफ बोल रहा है। अरे अगर नागरिक ही इंडियन स्टेट को क्वेश्चन नहीं करेंगे और कौन करेगा? विदेशी ताकतें आके करेंगी। मैकॉले के बाद शिक्षा पद्धति को, गुरुकुल पद्धति को थर्ड क्लास बता के जो खत्म किया गया, सब कुछ वैसे आया। हम तो जंगल में रहने वाले लोग थे, कारवां जुड़ता गया, कब लोग आगे बढ़ते गए, जो आया खाली मैदान देखा, भारत के अंदर आके बस गए, भारत का अपना कुछ था ही नहीं। कई लोग जो कहते हैं वी हैव टू डीकोलोनाइज आवर माइंड्स, वो अपने बच्चों को तो सब अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स में ही भेजते हैं। इंदिरा गांधी वाज अ पावर पॉलिटिशियन, शी यूज्ड द आरएसएस व्हेन इट सूटेड हर। Rahul Gandhi does not want to be a power politician. Rahul Gandhi wants to fight an ideological war. समस्या असल में आती है, वो आती है आरएसएस के रोल को लेकर के। जैसे एक उर्दू का एक मशहूर शेर भी है, खूब पढ़ता है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो, नाम है नेता नगरी। इस बहस के बाद हम रुख करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव का, जहां सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट और अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया है। जमीन पर क्या दिख रहा है और पार्टियों में भीतर खाने क्या हो रहा है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया, जिसे संघ की भाषा में कहा जाता है सरसंघ चालक, उनका एक बयान आया और उसके बाद राहुल का बयान और नए सिरे से ये बहस शुरू हो गई। वो बयान क्या है ये सुन लेते हैं, उसके बाद बहस को शुरू करते हैं। मोहन भागवत ने कहा, प्रतिष्ठा द्वादशी यानी पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ है। पहले हम कहते थे बैकुंठ एकादशी, बैकुंठ द्वादशी, लेकिन अब इसे प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परिचक्र झेलने वाले भारत की सच्ची स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी लेकिन प्रतिष्ठित नहीं हुई थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तब राजनीतिक स्वतंत्रता हमें मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत की अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ, लेकिन उसके जो भाव हैं उसके अनुसार चला नहीं और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान लें, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान लें। ऐसी मनोस्थिति है समाज की, क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है वो लिखित रूप में जब संविधान पाया, लेकिन हमने अपने मन को उसके पक्की नींव पर आरूढ़ नहीं किया। ये है आरएसएस मुखिया मोहन भागवत का बयान। अब राहुल गांधी का बयान सुनते हैं। 15 जनवरी को कांग्रेस के नए दफ्तर, जिसका नाम इंदिरा भवन है, उसके उद्घाटन के लिए वो पहुंचे और तब उन्होंने क्या कहा, हमें नया दफ्तर मिला, एक ऐसे समय पर यह ऑफिस मिला काफी सांकेतिक है, क्योंकि कल आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत को 1947 में आज़ादी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सच्ची आज़ादी तब मिली जब राम मंदिर बना। ये आम बिल्डिंग नहीं है, ये हमारे देश की मिट्टी से उभरी है, बहुत सारे लोगों की मेहनत कुर्बानी से बनी है। आज़ादी से पहले की नहीं, आज तक की कुर्बानी से भी इसके कई उदाहरण हैं। इसके अलावा मोहन भागवत ने, जब इन्होंने राहुल गांधी ने संविधान का जिक्र किया कि आज़ादी के आंदोलन का फल है संविधान, तो आगे कहा, उस पर कल मोहन भागवत ने यह कहकर हमला किया कि संविधान हमारी आज़ादी का प्रतीक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पंजाब, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में हमारे हज़ारों कार्यकर्ता मारे गए। ये बताता है कि हमारी पार्टी एक सेट ऑफ वैल्यू के लिए खड़ी है। हम इस बिल्डिंग में
वो वैल्यू देखते हैं। कई लोगों का कहना है कि दोनों ही तरफ के बयानों को संदर्भ से हटा के पढ़ा गया। कई लोगों ने कहा मोहन भागवत ने कोई नई बात नहीं की है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की घोषित पंक्ति है कि राजनीतिक आजादी मिल गई 15 अगस्त को, लेकिन देश अपने स्वत्व की खोज करे, अपने इनर पहचान की, इनर कॉलिंग की खोज करे, ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। और ये कहकर उन्होंने मोहन भागवत के बयान का बचाव किया। कई लोगों ने कहा कि राहुल गांधी हवा में लाठी चला रहे हैं, क्योंकि जिस आरएसएस से लड़ने की वो बात कर रहे हैं, जमीनी मुद्दों से उसका उतना सीधा जुड़ाव नहीं है, उस पर्टिकुलर इशू का। राहुल गांधी जितनी दफा कहते हैं कि हम आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हैं, आम लोग जिनके लिए रोटी, कपड़ा और मकान और सम्मान सबसे बड़े मुद्दे हैं, वो इससे उतना तादाद स्थापित नहीं कर पाते। लेकिन कई विद्वानों का कहना है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा की शक्ति के केंद्र में है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और जब तक कांग्रेस पार्टी उसकी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई नहीं छेड़ेगी और सबसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाएगी, तब तक वो उनके विजय के तिलिस्म को ध्वस्त नहीं कर पाएंगे। अलग अलग विद्वान, अलग अलग राय। आज हम नेता नगरी में इस पहले सत्र में विस्तार से कई लोगों से बात करेंगे, ये समझेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके मुखिया की ये पूरी दृष्टि क्या है, किस विचार प्रस्थान की तरफ वो बात कर रहे हैं, और कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब हमलावर हो रहे हैं तब उनके सलाहकारों की, उनकी क्या रणनीति है और इससे क्या हासिल हो सकता है। हमारे इस पैनल में 5 विद्वान मेहमान हैं, एक एक करके आपका सबसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कई विद्वतापूर्ण किताबें लिख चुके रतन शारदा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से नेता नगरी में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमारे साथ दूसरे विद्वान हैं, वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस पे और राजनीति पर, प्रधानमंत्रियों पर, सिंधिया परिवार पर कई किताबें लिखने वाले राशिद किदवई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रणाम। नमस्ते। हमारे तीसरे मेहमान हैं इंडिया टुडे टीवी के कंसल्टिंग एडिटर और चुनाव पर अपनी लेखनी के लिए अब विख्यात हो रहे राजदीप सरदेसाई जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से नेता नगरी में, और उम्मीद करता हूं कि आपकी छुट्टियां बढ़िया बीत रही हैं। बिल्कुल सौरभ जी, नमस्कार। मैं छुट्टी मना रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जैकेट तो आपने छुट्टी जैसा पहना हुआ है। ये जैकेट मुझे लगता है आपने कहीं विदेशी, जब आप ऑस्ट्रेलिया गए थे वहां से खरीदा हुआ जैकेट लगता है। बिल्कुल जिस तरह से मैंने प्रधानमंत्री जी का बहुत ही अच्छा जैकेट देखा जब वो कश्मीर गए थे, उसी तरह से आपका भी जैकेट बिल्कुल फर्स्ट क्लास लग रहा है। सर, ये नया भारत है, यहाँ किसानों के बच्चे अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं। नहीं, वो आप, मैंने कहा कि ना पहनिए, मैंने कहा ये अच्छा विदेशी जैकेट है, हम देसी हैं। हमारा तो शर्ट जो है वो बिल्कुल मेड इन दिल्ली है, आपका मेड इन मेलबर्न या सिडनी होगा। नहीं सर, जगह कोई भी हो खरीदने की, लेकिन बना कहाँ है ये महत्वपूर्ण है। अगले मेहमान, अच्छा चलिए, पॉलिटिकल कमेंट, बट यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। ओह थैंक यू सो मच, यू आर वेरी काइंड मिस्टर सरदेसाई। हमारे चौथे मेहमान, मशहूर पॉलिटिकल कमेंटेटर और पॉलिसी के मामलों पर बहुत ही तरुणाई के साथ अपनी सोच रखने वाले और मेरे बेहद प्रिय रजत सेठी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते। और हमारे 5वें और आखिरी मेहमान हैं, अपनी चुटीली टिप्पणियों के लिए और एलन मस्क के शेयर के दामों में इजाफा करने के लिए विख्यात आदेश रावल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, प्रणाम सर। रतन शारदा जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। मोहन भागवत जब वो कुछ बोलते हैं तब उसके निहितार्थ खोजे जाते हैं राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय विमर्श के संदर्भ में, चाहे वो यहाँ वहाँ यत्र तत्र हो रही खुदाई और धार्मिक स्थलों को लेकर मांग पर बोलें, या वो 3 दिन दिल्ली में डेरा डालें और पत्रकारों के साथ एक खुली खिली चर्चा करें आरएसएस के विचारधारा को लेकर, या फिर चुनाव के नतीजों के ठीक बाद वो कोई टिप्पणी करें। अगर मोहन भागवत बोल रहे हैं तो सब ध्यान से सुनते हैं। तात्पर्य क्या है? जब इंदौर में 13 जनवरी को अहिल्योत्सव में, देवी अहिल्या के सम्मान में आयोजित उत्सव में मोहन भागवत ने ये बयान दिया, तो उसको किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए? सौरभ जी, धन्यवाद मुझे आपके साथ बुलाने के लिए। मैं मानता हूं कि जो मोहन जी ने कहा है, ये बात कई थिंकर, कई विचारक बहुत बार कह चुके हैं कि भारत को
राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन सांस्कृतिक स्वतंत्रता नहीं मिली। पॉलिटिकल जो थॉट है वो कभी आजाद हुए नहीं। उसके कारण देश का स्वत्व जो अपेक्षित था जागना, वो जागा नहीं। और वो अब राम मंदिर का आंदोलन जो 30 साल चला, उसके बाद में लोगों के मन से भय कि हिंदू होना पाप है, हिंदू होना शर्मिंदा होने की बात है, और हमारा राष्ट्र कभी एक राष्ट्र था नहीं, ऐसी सारी जो बातें चली थी, आज वो बातें एक एक करके मिटती जा रही हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को पैदा नहीं हुआ था। ये अनादिकाल से कम 10,000 डॉक्यूमेंटेड वर्षों से एक राष्ट्र था, और इसके बारे में हम ही नहीं अंग्रेज भी मानते थे। मेरे पास कोटेशन है, आप कहें तो मैं आपको सुनाऊं, जिसके अंदर वो स्पष्ट कहते हैं कि भारत एक अलग प्रकार सभ्यता है, अलग प्रकार का देश है, और इसको इसी प्रकार से मानना चाहिए, ऐसा उन लोगों को कहना था। अभी जहां तक विचारों की स्वतंत्रता की, अपना संविधान की बात करें, तो मैं एक कोट गुरु जी का पढ़ना चाहूंगा जो 1947 में था। यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन भी बनने के पहले, दूसरे देशों के संस्कारों से अपनी बुद्धि को उन्मुक्त करना और अपनी भावनाओं तथा इच्छा के साथ विकास के एक तंत्र को विकसित करना ही स्वतंत्र है, स्वयं द्वारा बनाई व्यवस्था। किंतु एक ऐसी व्यवस्था जो दूसरे समाजों से प्रेरित हो, वह स्वतंत्र नहीं बल्कि परतंत्र है। दूसरों की बनाई व्यवस्था दूसरों की गुलामी होगी। रूस के निर्देश पर आधारित व्यवस्था रूसी तंत्र होगी और स्वतंत्र नहीं। इंग्लैंड के राजनीतिकों से प्रेरित उनके संरक्षण या सहयोग से बनी व्यवस्था इंग्लैंड का तंत्र होगी। एक संघीय तंत्र जो स्वतंत्र अमेरिका से प्रेरित होगी, वह कभी स्वतंत्र नहीं होगी, वह अमेरिकी तंत्र होगी। ये विचार क्लियर थे। और अगर हम कल्चरल आजादी की बात करें तो मैं कुछ मुद्दे रखना चाहूंगा। आपको याद होगा कि एक धर्मपाल नाम के सज्जन थे, गांधीयन, जिन्होंने 1964 में किताब लिखी, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया इन 1964 की बात है, इन 18th सेंचुरी। उन्होंने एक और किताब लिखी था, ब्यूटीफुल ट्री अबाउट एजुकेशन। वो सारी किताबें नेहरू जी के जमाने में शब्द से गायब कर दी गई, कहीं उपलब्ध नहीं थी। हमारे किसी भी चर्चा में, हमारे एकेडमिक चर्चा में, हमारे अभ्यास क्रम में कहीं भी उसकी गिनती नहीं थी। इस प्रकार की पुस्तक जो हमारी साइंस टेक्नोलॉजी की बात करती थी, उसको उठा के दरकिनार कर दिया गया। क्या डर था कि इतिहास की किताबों में हमने मुगलों को बहुत उत्तम और बहुत अच्छे शासक बताया, करोड़ों नरसंहार हो गए, उसकी बात नहीं की हमने। फ्रीडम स्ट्रगल की जब हिस्ट्री लिखने की बात आई तो आरसी मजूमदार को रिजाइन करना पड़ा। अपने हिसाब से फ्रीडम स्ट्रगल कांग्रेस ने लिखी। जो वैज्ञानिक हमारी सफलताएं, जैसे मैंने कहा धर्मपाल की बात की, उसकी चर्चा नहीं थी। और जिस प्रकार के कानून बने जो कि केवल पश्चिम को खुश करने के लिए बनाए गए, सेक्युलरिज्म का शब्द लिया पश्चिम से, उसको सर्वपंथ संभाव की जगह प्रो माइनॉरिटी या राष्ट्र का या राष्ट्रीय शासन का, राज्य का, ये अपने सरकारी तंत्र धार्मिक वैल्यू से डिलीनिएट करना, उसके अलग करना, ये भारत का स्वभाव नहीं है। भारत के लिए, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, धर्म ये हमारे लिए हमारी सभ्यता का एक सभ्यता का भाग है। तो अगर हम धर्म को पूरी तरह से विलग कर देते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, सेक्युलरिज्म के नाम के बहाने हमारे गवर्नेंस को से अलग कर देते हैं, तो हमारा तंत्र नहीं है। तो इन एक संक्षिप्त में कहूं तो ये सारे विचार बताते हैं कि जो मोहन जी ने कहा उसका बैकग्राउंड क्या था। बहुत शुक्रिया रतन शारदा जी। एक और बयान है राहुल गांधी का जिस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा और उसके बाद फिर हम राशिद साहब का रुख करेंगे। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक इल्ज़ाम लगाया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कि इसने अपने मुख्यालय पर 52 साल तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया और अपमान करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। कुछ लोगों ने बचाव में कहा कि प्राइवेट बिल्डिंग्स पे राष्ट्रीय ध्वज लगाने का तो कानून ही 2000 के दशक के बाद आया। फिर जिक्र किया गया, आपने अभी गुरुजी का जिक्र किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे मुखिया माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जिन्हें संघ के परिवार में गुरुजी के नाम से जाना जाता है। उनकी किताब बंच ऑफ थॉट से कोट किया गया कि झंडा हमारे राष्ट्रीय इतिहास और विरासत पर आधारित किसी भी सच्चाई या नेशनल विजन से प्रेरित नहीं है। यह भी कांग्रेस की तरफ से फ्लोट किया गया कि आरएसएस ने अपनी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में 1947 के संपादकीय में लिखा था कि 3 रंगों वाला झंडा निश्चित रूप से बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करेगा और देश के लिए हानिकारक है। इसे हिंदुओं द्वारा ना तो अपनाया जाएगा ना उसका सम्मान किया जाएगा। ये 1947 के ऑर्गेनाइजर का जिक्र है। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कहते हैं कि तिरंगे और आरएसएस के बीच हमेशा बहुत सहज संबंध नहीं रहे। एक तबका है जो लंबे समय तक उसके कांग्रेस के असर्शन के तौर पर देखता रहा।
उसके रंगों को लेकर भी बहुत व्याख्या चलती है, क्योंकि गांधी के समय ये कहा गया कि इसके जो 3 रंग हैं वो दरअसल हिंदुस्तान के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 1921 की बात है, जिसे मनमोहन वैद्य आरएसएस के विचारक हैं उनके किताब से, उनके हवाले से मैं कह रहा हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि भगवा का सांप्रदायिकरण स्वतंत्रता के बाद हुआ। मनमोहन वैद्य कहते हैं तिरंगा 1921 में राजनीतिक परिदृश्य में उभरा। गांधी जी का विचार था सभी प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व हो। तिरंगा झंडा नीचे लाल, भगवा नहीं, बीच में सफ़ेद और सबसे ऊपर हरा रंग हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करता। लेकिन जब हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन की संविधान की बहस देखते हैं तो वो हमें बताते हैं कि ये झंडे के जो 3 रंग हैं, इसमें भगवा या केसरिया रंग वैराग्य का, त्याग का प्रतीक है, सफ़ेद रंग सत्य की राह का प्रतीक है और हरा रंग पर्यावरण से, धरती से हमारे झुकाव का प्रतीक है, जुड़ाव का प्रतीक है, और बीच में जो अशोक का चक्र है, धर्म का चक्र चलता रहे, लगातार प्रवर्तन उसका होता रहे, उसका प्रतीक है। राहुल गांधी के संघ पर इन इल्जामों पर सर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात तो सच है कि आजादी के समय बहुत सारे ऐसी बातें हुई जो बाद में समय के अनुसार ढली। जैसे गांधी जी का एक विचार था, राधा कृष्णन जी ने अपने हिसाब से उसको रखा, और ये ध्वज कमेटी जो बनी थी उसके अंदर ये मान्य हुआ था कि भगवा ध्वज भारत का ध्वज होगा जिसके एक कोने में चरखा होगा। ये इस कमेटी के अंदर नेहरू जी भी मेंबर थे, और उसके बाद में गांधी जी ने उसको रोक दिया, स्वीकार नहीं किया। उसके बाद में जो उन्होंने झंडा प्रस्तुत किया उसके अंदर पहले उन्होंने यूनियन जैक भी डाला था, बाद में वो भी नहीं चला, उसके बाद में तिरंगा झंडा बना। ये तो भारतीय ध्वज बनने की कथा है, और इस प्रकार की इटरेशन विचार चले, इसमें कोई दुख होने की बात या कोई चिंता वाली बात नहीं है। और जहां तक ध्वज की इज्जत करने की बात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने भारतीय ध्वज के लिए अपनी जानें दी है। 1947 में जब कश्मीर के ऊपर हमला हुआ था, उस समय सैकड़ों आरएसएस के जवान वहां पर स्वयंसेवक उसमें आर्मी को सपोर्ट करते हुए, आर्मामेंट को उठाते हुए जब ड्रॉप किए गए, पुल पुलिया बनाते समय, पिचेस बनाते समय एयरपोर्ट की, कई शहीद हो गए, बलिदान हो गए। इस किताब के अंदर उनका नाम भी जिक्र, उससे एक बड़ी किताब चाहिए तो मेरे पास है, जिसकी नाम है ज्योति जलाने प्राण की पुस्तक है, जिसके अंदर सारे के सारे हवाले दिए गए हैं किस प्रकार से स्वयंसेवकों ने जाने दी। जब 75 गए थे केवल 3 वापस आए, एक जगह 10 गए थे केवल 3 वापस आए। इस तरह का इतिहास कश्मीर का है। 1930 के आसपास कश्मीर एक कांग्रेस अधिवेशन के अंदर झंडा अटक के आधे पोल के ऊपर, तो वहां का एक जो स्वयंसेवक था दौड़ के ऊपर चढ़ा और उसने जो पोल के ऊपर झंडा सही करके ऊपर चढ़ा दिया। कांग्रेस वालों ने उसको कंधे पे सवार ले लिया, बाद में उसका सम्मान करने वाले थे, पता चला संघ का स्वयंसेवक है तो उसको वहां से हटा दिया गया। बाद में डॉक्टर जी ने उसका स्वागत किया, ये भी मेरी किताब में उल्लेख है। 1955 में जब गोवा परतंत्र था, जिसको आजाद कराने के लिए हमारी सरकार बड़ी ढीली थी, और दादरा नगर हवेली 1954 के अंदर संघ के स्वयंसेवकों ने आजाद किया, तिरंगा लहराया। गोवा के अंदर राजाओं महाकाल उज्जैन के, उनकी गोली लगने से मृत्यु हुई। 3000 स्वयंसेवक गए थे, जगन्नाथ राज भी थे जो बाद में जनसंघ के बहुत बड़े लीडर बनेंगे। ये सारी बातें सच है। तो इसके कारण अगर आप कहें कि इसके बाद भी कहीं आप ध्वज को मान नहीं देते, 1963 में 26 जनवरी को संघ के स्वयंसेवकों को बुलाया गया, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिन लोगों जो उसमें भाग लिया था, न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, लेकिन कांग्रेस को मानने का तैयार नहीं है। तो यह जो सम्मान नेहरू जी के ध्यान में आया, ये भी हमें देखना पड़ेगा। इंदिरा जी का जो विरोध था वो भी बाद में कुंठ हुआ था, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर उन्होंने विवेकानंद केंद्र को बैन नहीं किया। 1975 में खुद विवेकानंद केंद्र में जाकर उन्होंने भेंट दी जो कन्याकुमारी में है। तो ये जो एक विचित्र दुश्मनी लेफ्टिस्ट प्रभाव में जो कांग्रेस की है, और ये राहुल गांधी जिसको दोबारा जिंदा करना चाहते हैं, उनके काम नहीं आएगी। बिकॉज एक्चुअली लोग इस बातों से तंग आ गए हैं, लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं होता कि संघ का चरित्र और चलन ये लोग देख चुके हैं। डीपी मिश्रा कहते हैं 1948 गांधी जी की हत्या के बाद में, इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस ने इस हत्या का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक को बर्बाद करने की कोशिश की। 1932 में अंग्रेजों ने जो बिल लाया मध्य भारत के अंदर कि कोई भी गवर्नमेंट का सर्वेंट ये आरएसएस ज्वाइन नहीं कर सकता, 1933 में फिर निकाला, शिक्षक ज्वाइन नहीं कर सकते। आज तक उस कानून का रेफरेंस देके कांग्रेस आज भी
जहां भी उसका राज चलता है आरएसएस से रिलेटेड लोगों को निकालती है, उनको तंग करती है, उनको जॉब जाते हैं। तो इस प्रकार की दुश्मनी रखे ना तो नेहरू जी ने रखी, ना इंदिरा जी ने रखी, ना राजीव गांधी ने रखी। ये केवल कुछ जेएनयू के विद्वानों का जो बैकिंग है राहुल गांधी को, इसके कारण राहुल गांधी बिना भारत की सच्चाई जाने इस तरह अनर्गल बोलते रहते हैं। उसके अंदर और अधिक जवाब देने का कोई उपाय है ही नहीं, क्योंकि खुद पटेल ने 27 फरवरी 1948 में स्पष्ट रूप से लिखा नेहरू को सीआईडी की रिपोर्ट के हिसाब से कि आरएसएस का गांधी हत्या में कोई भी हाथ नहीं है। फिर भी उसके ऊपर लगातार पॉलिटिक्स चली, बहुत कुछ चला। और इतना ही नहीं तो जब बैन हटा उसके बाद मोरारजी देसाई का मुंबई की विधानसभा में बयान है कि आरएसएस का बैन बिना किसी कंडीशन के हटाया गया। तो ये सब तथ्य रखने का मुझे लगता है कि एक निरर्थक बहस है। रतन जी, सभी राष्ट्र के लिए काम करें। हाँ जी। ये कौन से विद्वान हैं जेएनयू के जो राहुल गांधी को प्रभावित करने में सफल हो रहे हैं, लेफ्ट लीनिंग वाले? नाम लेंगे? नाम मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन जो भाषा है वो भाषा तो जेएनयू की भाषा है। तो ये सारा जो सोच है जिसके अंदर आप जो कहता है कि सीए गलत है, चिकन नेक काट दीजिए, उसका आप स्वागत करते हैं, और अगर उसके बाद सरकार कुछ एक्शन लेती है आप उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। यह दिखाता है कि इन्फ्लुएंस जो ओरिजिनल कांग्रेस का था आज वो नहीं है। लगातार कम्युनल पॉलिटिक्स जो राहुल गांधी खेल रहे हैं, कास्ट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये कांग्रेस का दबाव नहीं था। हमारे कांग्रेस में मूल मुद्दों पे कुछ मतभेद है, राष्ट्र को लेकर हमारे में कोई मतभेद नहीं। ठीक है। राशिद किदवई साहब, रतन शारदा जी कह रहे हैं कि जेएनयू के लेफ्टिस्टों का इन्फ्लुएंस है, इसलिए राहुल गांधी ये भाषा बोल रहे हैं और अपने परिवार की शहादत को भी भूल रहे हैं। आप राहुल गांधी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर इस हमले और लगातार जो वो आलोचना करते रहते हैं उसको किस दृष्टि से देखते हैं? राशिद किदवई साहब जी, देखिए सौरभ, दो तीन बड़ी बुनियादी बातें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी। एक, वैचारिक रूप से कांग्रेस और जो संघ परिवार है वो बिल्कुल गंगा के दो अलग अलग किनारे हैं। उनको एक, उनमें कोई समानता या एक मंच पे आ जाए, ये एक तरह की सोच हो, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। अब समस्या असल में आती है आरएसएस के रोल को लेकर के। जैसा एक उर्दू का एक मशहूर शेर भी है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। पता नहीं चलता कि जो है आरएसएस जो है वो एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व करती है, राजनीतिक मंशा है, या एक वो एक धार्मिक या सांस्कृतिक संगठन है। जो बात रतन शारदा जी ने करा, उनका एक चीजों का, हर चीज का जवाब एक तरीके से या काउंटर आर्गुमेंट भी है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आरएसएस पे 3 बार देश में बैन लगा, और उसमें से 3 में से 2 बार जो थे उसमें एक बार सरदार पटेल और दूसरी बार पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो बड़ी मुख्य भूमिका में थे। तो ये इस बात से इनकार नहीं होता। तीसरी बार इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय उन पर बैन लगाया था। अब आरएसएस को ये भी एक जिम्मेदारी और एक जवाब बनता है कि क्या कारण रहे कि जो सरदार पटेल और पीवी नरसिम्हा राव जैसे व्यक्ति, जिनको आरएसएस सहानुभूति की नजर से देखता है, इज्जत की निगाहों से देखता है, उन्होंने किन हालात में उनके ऊपर बैन लगाया। ये बात तो एक ब्रॉडली आती है। राहुल गांधी का जो तीखे हमले हैं वो साफ दर्शाते हैं कि उसके एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें जेएनयू और लेफ्ट ऑफ सेंटर और तमाम लोगों को दोष देना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से आरएसएस के आप उसको क्रेडिट दें, जैसा भी समझें, जिस तरीके से भाजपा पूरी फल फूल रही है इस समय, 1980 में जब से उसका एक राजनीतिक अस्तित्व में आई, उसके पीछे आरएसएस की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और खासतौर से नरेंद्र मोदी के आने के बाद से 14 के बाद में भाजपा का बहुत ज्यादा एक राजनीतिक दल के हिसाब से बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो गया, और उस पर आरएसएस की सब जगह पृष्ठभूमि है, सोच है, संस्कार है। अब उसमें राहुल गांधी जो है वो अगर आरएसएस के ऊपर तीखे हमले नहीं करेंगे, उन्हें दोषी नहीं, उन्हें कटघरे में नहीं खड़े करेंगे, तो क्या राजनीति करेंगे? कि देखिए, बात क्या है, कांग्रेस और भाजपा में मूल रूप से एक सामान्य भाषा में अगर कहें कि फर्क क्या है, कांग्रेस का मानना यह है कि देश में जितने भी समुदाय, जितने भी धर्म के अनुयायी हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो सब के सब बराबर के हैं, और उनकी बराबर से भागीदारी, बराबर से योगदान है। भाजपा और आरएसएस भी उस चीज को मानते हैं, उससे इनकार नहीं है, लेकिन उनका मानना यह है कि अगर आप पूरे दुनिया की राजनीति देखें और हालात देखें, तो उसमें जो भारत के बहुसंख्यक जो हिंदू समाज के लोग हैं, उनका दरअसल जो है वो ज्यादा एक स्टेक होल्डर है, या उनको उनकी धार्मिक भावनाओं को, आस्था को महत्व देना चाहिए। संविधान के दायरे के अंदर ही वो बात होती है।
यही एक फर्क है, नाक पकड़ने की, कान पकड़ने की जो आप बात कहें, वही फर्क है। उसी धारणा को लेके तो राहुल गांधी को इसमें कोई दुविधा नहीं है। ये बात बार बार वो कहेंगे, और जब वो हमला करते हैं उसमें उनको एक तरीके का राजनीतिक लाभ होता है, क्योंकि जो भाजपा और संघ परिवार के समर्थक हैं वो राहुल गांधी की तरफ नहीं आएंगे। जो बचा हुआ स्पेस है, जो समाजवादी पार्टी के पास है, जो आम आदमी के पास है, जो ममता बनर्जी के पास है, क्या वो राहुल गांधी के पास वापस आएगा? और बहुजन समाज जो बीएसपी और दूसरे राजनीतिक दलों के पास में है, क्या वो वापस आएगा? इसी की तमाम कश्मकश और संघर्ष चल रहा है। अब उदाहरण बहुत दिए जा सकते हैं। कांग्रेस और आरएसएस के बहुत सारे खट्टे मीठे रिश्ते हुए हैं, एक दूसरे की मुबारक सलामत भी हुई है, एक दूसरे में कटुता भी आई है, लेकिन आरएसएस की सबसे बड़ी वजह यह है कि आरएसएस अपना राजनीतिक चेहरा साफ नहीं लाता है, और यही उनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। उनको एक बात तय कर दी है कि वो खुल के कहते हैं कि वो भाजपा का एक हिस्सा है। वो कहते हैं कि हम सांस्कृतिक संगठन है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और तमाम राजनीतिक मुद्दों के ऊपर टिप्पणी होती है। तो यहां पर लेकर राहुल गांधी को हक बनता है, मौका मिलता है कि वो अपनी बात कहें। राहुल की एक कमी जरूर है, क्योंकि वो और आदेश उस पर ज्यादा अच्छे तरीके से रोशनी डालेंगे। जो G23 से उन्होंने बिगाड़ लिया है, तो उनकी जो बात होती है उसको संभालने वाले कांग्रेस में बहुत कम है। प्रवक्ताओं के बस की तो बात होती नहीं। G23 के जो बचे कुछ लोग हैं उनमें एक उनके पास एक ताकत है, एक जज्बा है, एक भाव है, और उनके पास मंच भी है कि वो राहुल गांधी की बात को जस्टिफाई करके पुरजोर ढंग से खड़े हो जाए। लेकिन राहुल गांधी ने उनसे कांग्रेस के अंदरूनी उसमें बिगाड़ मोल ले रखा है, इसलिए वो सामने नहीं आते। इसलिए राहुल गांधी की भत पिटती है इस तरीके की। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने कोई गलत बात कही थी। आदेश रावल, राष्ट्रीय साहब ने आपका जिक्र किया, कौन है ये राहुल गांधी के सलाहकार, और जिन मुद्दों पे वो बात करें, जिसमें एक संघ का मुद्दा है, फिर दिल्ली के चुनाव में बात करें तो वो अरविंद केजरीवाल को भाजपा के साथ बता रहे हैं, और जातिगत जनगणना के मसले पर भी घेर रहे हैं। कांग्रेस और कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा किन इश्यूज को पिक करेगा, हाईलाइट करेगा? क्योंकि ये कोई रेगुलर रैली नहीं थी, नए मुख्यालय का उद्घाटन होना है, सारे मीडिया की देश की नज़र है कि अब कांग्रेस का नेतृत्व क्या कह रहा है, और उस मौके को इन्होंने चुना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमले के लिए। सौरभ जी, देखिए, राहुल गांधी जो है ना, आमतौर पर किताबें बहुत पढ़ते हैं, और वो जल्दी से उनको किसी बात को लेके कन्विंस करना कोई आसान काम नहीं है। कई सारे नेताओं को इकट्ठा होना पड़ता है, और राहुल गांधी की एक आदत है, जब भी आप उन्हें कोई सजेशन देंगे कि आप ऐसा करिए, तो वो काउंटर सवाल पूछते हैं। फिर वो कहेंगे देखिए पार्टी के अंदर ये समस्या है, तो कहते हैं विकल्प क्या है इसका, ऑल्टरनेट क्या है। आप हमेशा समस्या लेके मेरे पास आते हैं, आप लोग कभी विकल्प लेके मेरे पास आइए, मुझे ऑल्टरनेट दीजिए, तब उस पर विचार करेंगे, बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगा, डायलॉग होगा, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। ये राहुल गांधी की आमतौर पे आदत है अपने नेताओं से बातचीत करने के लिए। एक और चीज होती है, कई नेता कहते हैं कि मैं लेके आऊंगा, 3 तारे तोड़ के लेके आऊंगा। तो राहुल गांधी के दफ्तर में एक सिस्टम है कि वो उसको नोट कर लेते हैं कि इन्होंने क्या वायदा किया था, और जब नेक्स्ट टाइम वो नेता आते हैं तो वो एंटर मारते हैं, उनके डेटाबेस से वो उसका कागज निकलता है कि इन्होंने लास्ट टाइम क्या कहा था, और इन्होंने कहा था कि मैं 3 तारे तोड़ के लेके आऊंगा, लेकिन एक भी लेके नहीं आए। अगर वो एक ले आए कि हाँ मैं एक ले आया, 2 नहीं ला पाया, तो वो उसको ठीक मानते हैं कि हाँ कम से कम उसने प्रयास तो किया। लेकिन अगर वो एक भी ना लेके आए तो शायद उन्हें अगली बार अपॉइंटमेंट ना मिले। इस तरह का सिस्टम है राहुल गांधी के काम करने का तरीका। राहुल गांधी इस बात को लेकर कन्विंस हैं कि जो आज देश में जब से सरकार बीजेपी की आई है, और जो भी धर्म को लेकर बातचीत हो रही है, जो पोलराइजेशन हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है, उसके पीछे बीजेपी से कहीं ज्यादा आरएसएस है, और आरएसएस ही उस विचारधारा को आगे बढ़ाता है। इन पिछले 5-6 सालों में कई बार ऐसे संदेश आए हैं आरएसएस की तरफ से कांग्रेस के नेताओं को, जहां ये कहा गया कि हमें अटैक ना करके आप सरकार की पॉलिसीज को अटैक करिए, जो लोग सत्ता चला रहे हैं, हमारा कोई इंटरफेरेंस गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। लेकिन राहुल गांधी नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं, यही वो विचारधारा है जो इस देश को धर्म के आधार पर बांट रही है, उसमें बीजेपी नहीं है। बीजेपी का जो मूल संगठन है वो आरएसएस है, वो इस बात को लेके बिल्कुल कन्विंस है, इसीलिए वो आरएसएस पर बार बार हमला करते हैं, इसीलिए उनकी स्ट्रेटेजी से आरएसएस नहीं हटता है। इसीलिए देखिए, आरएसएस और अडानी 2 ऐसे मुद्दे हैं राहुल गांधी के आसपास, जिसको लेके वही भली बात ही जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के पीछे कोई खड़ा है तो वो अडानी है फाइनेंशियल रूप से, और बीजेपी के पीछे कोई है तो वो संघ है जो उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाता है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। आपने एक चीज बताता हूं आपको, और राहुल गांधी ने उसी रैली में ये भी कहा कि इस देश में जब भी किसी भी धर्म के लोगों के साथ अन्याय होगा, मैं वहां खड़ा मिलूंगा। इस बयान का
एक इतिहास है, वो इतिहास है 5 साल पुराना, जब 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने इस्तीफा देते हुए ये कहा था कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं, और जिसका जिक्र किदवई साहब ने भी किया कि G23 तब तक नहीं बना था और मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, ऐसा उनकी बहन ने कहा, प्रियंका गांधी ने, कि मेरे भाई का राफेल के मुद्दे पे किसी ने साथ नहीं दिया। फिर एक मीटिंग होती है, उसमें कहा गया कि राहुल गांधी को ही दोबारा अध्यक्ष बनना चाहिए। तो राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, आप लोग चाहते हैं कि मैं सिर्फ वोट बैंक के लिए हिंदुओं की बात करूं, कांग्रेस अध्यक्ष पे एक व्यक्ति नहीं बैठता है, वो एक पद है, और जो भी कांग्रेस अध्यक्ष होगा उसका ये फर्ज बनता है कि वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म के लोगों पे अत्याचार होता है तो वो उनकी आवाज उठाए, जो भी वंचित लोग हैं समाज के, उनकी आवाज उठाए। आप लोग चाहते हैं कि मैं सिर्फ हिंदुओं की बात करूं, वो मैं नहीं करूंगा, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनूंगा। गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, आप लोग वर्किंग कमेटी को लोग उसको चुन लीजिए। ये उसका आधार है। अब आता हूं G23 की बात पे। उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हार हुई तो G23 को प्रियंका गांधी ने डिसमेंटल कर दिया था एक सीनियर नेता साथ मिलके। तो ये बात सही है जो किदवई साहब कह रहे थे कि ये सारे जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री रहे, जो पूर्व मुख्यमंत्री अभी हैं, या जो पावरफुल लोग हैं, वो राहुल को वैसे प्रोटेक्ट नहीं करते जैसे करना चाहिए, जबकि वो बहुत ज्यादा कंफर्ट है प्रियंका गांधी के साथ में। तो ये कुल मिला के सार है राहुल गांधी की राजनीति का पिछले 5 साल का, संघ से लेके SC ST OBC और जाति जनगणना, ये जो तमाम चीजें हैं। लेकिन कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी जो बातें करते हैं वो अब पहले वो कन्विंस होते हैं कि हाँ ये बात सही है, तब वो मानते हैं, और उनको मनाना आसान काम नहीं है। रजत सेठी जी का जिक्र करते हैं। रजत जी, आपने रतन शारदा जी को सुना, राशिद किदवई साहब को सुना, और हमारे नौजवान मित्र आदेश को भी सुना। संघ परिवार इस तरह की आलोचनाओं को किस दृष्टि से देखता है? क्योंकि हम जानते हैं कि इस बरस संघ की भी स्थापना के 100 बरस हो रहे हैं। 1925 में विजयदशमी के दिन स्थापना हुई थी। अपनी छवि के परिवर्तन को लेकर और अपने अतीत के इल्जामों को लेकर संघ परिवार के भीतर क्या चर्चा होती है? और जो राशिद किदवई ने कहा कि साफ कहते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ठीक से चिपते भी नहीं, क्या वो द्वैध है या बहुत क्लैरिटी है कि दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी प्रोजेक्टेड इन फ्यूचर एज वेल? नमस्ते सौरभ जी। पहली बात जो आपने बोली कि संघ, कोई भी संगठन हो, 100 वर्ष की आयु प्राप्त करना, बहुत कम ऐसे संगठन होते हैं जो 100 वर्षों तक चलते हैं और 100 वर्ष में लगातार एक पोजीशन से लेके ग्रो कर करके इस स्तर तक आते हैं। ऐसे बहुत कम संगठन है। इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे, राजनीतिक संगठन तो और भी कम हैं। कुछ कॉरपोरेट जरूर हैं जो कि 100 वर्ष, जिन्होंने अपनी 100 वर्ष की यात्रा पूरी करी है, लेकिन सामाजिक संस्था ऐसे बहुत कम है। तो कुछ तो ठीक कर ही रहा होगा संगठन, संघ का, जिसके दम पर ये संगठन इतना व्यापक तरीके से बढ़ा भी है और इतना व्यापक तरीके से आगे और भी बढ़ रहा है। दूसरी विषय जो राशिद किदवई जी ने उठाया, उन्होंने ये बोला कि संघ छिपता है, एक प्रत्यक्ष रूप से आके ये नहीं बोलता कि वो राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है या किसी राजनीतिक दल का समर्थन करता है। मुझे ऐसा लगता है संघ परिवार कि अगर आप सारे पारिवारिक संस्थाओं को देखेंगे, उनमें एक संस्था जो है वो राजनीतिक है, जो कि बीजेपी है। बाकी संस्था, वनवासी कल्याण से लेकर अगर आप विश्व हिंदू परिषद देखिए, तो स्वयं सेवक जो सिस्टम से निकलकर, संघ के सिस्टम से निकलकर अलग अलग क्षेत्रों में जाके जो कोर थीम्स हैं, कोर आइडियोलॉजी है संघ की, उसको लेकर राजनीतिक परिवेश में भी जाते हैं, वहां पर भी भूमिका रखते हैं, सामाजिक परिवेश में भी जाते हैं, वहां पर भी भूमिका रखते हैं। इसमें संघ को परहेज नहीं है। संघ ये बोलता है कि स्वयं सेवक एक बार ट्रेन होके संघ के सिस्टम से बाहर निकलते हैं, वो स्वयं सेवक स्वयं उसको क्या लगता है देश हित में आगे बढ़ने के लिए किस तरीके से इंपैक्ट दे सकता है, वो उसका स्वयं का विचार है, उसमें संघ नहीं आता। ये संघ की फिलॉसफी रही है, वर्किंग फिलॉसफी रही है, और इसमें मुझे लगता नहीं है कि आके प्रत्यक्ष रूप से बोले कि संघ नहीं, हम एक राजनीतिक एंटिटी है, जो सच में नहीं है। संघ नॉर्थ ईस्ट में इतना काम करता है, संघ ट्राइबल क्षेत्र जो है वहां पर इतना काम करता है, सबका हित डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राजनीतिक है ही नहीं। तो ये एक बात है।
दूसरी चीज मैं बोलूंगा, जो मुझे सबसे ज्यादा राहुल गांधी जी ने जो विषय रखा, उसमें मुझे एक चीज लगी, जब उन्होंने ट्रीजन शब्द का प्रयोग किया। ट्रीजन बड़ा भारी भरकम शब्द है। देशद्रोह बोल देना किसी चीज को किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, वो बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे ऐसा लगता है जो लिबरल्स होते हैं, और मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता, लेकिन लिबरल्स कोर अपनी लिबरल विचारधारा पे टिक के क्यों नहीं रहते, मुझे इस बात से हमेशा ये लगता है। लिबरल्स की कोर आइडियोलॉजी ये होती है कि आप अलग अलग तरीके के विचारों को सामने आने दें, विचारों का गला ना घोटें। राहुल गांधी ने जो बोला कि इंडिपेंडेंस को इंटरप्रेट जिस तरह से मोहन भागवत जी ने किया, वो गलत था। हो सकता है आपका विचार मत हो कि वो गलत है इंटरप्रिटेशन। मैं ऐसा विचार रखता हूं कि अरुंधति रॉय ऐसा विचार रखती हैं कि आर्थिक रूप से आज भी भारत आजाद नहीं हुआ है। क्या आप उनको बोलेंगे कि अरुंधति रॉय ने ट्रीजन कर दिया? और अगर आप बात करें डीकोलोनाइज करना माइंड को, तमाम किताबें लिखी गई हैं। लिबरल स्कूल्स में तो कोर्सेज होते हैं कि कैसे किस तरह से, आप एडवर्ड सेड की किताब देखिए ओरिएंटलिज्म, उसमें तो लगातार चैप्टर पे चैप्टर लिखे गए हैं किस तरह से मानसिक रूप से स्वच्छंद होने की के लिए कितना समय लग जाता है किसी एक कोलोनाइज्ड नेशन को बाहर आते आते। ये सब लिखित चीजें हैं, बहुत बड़े बड़े थिंकर्स ने इस पे बात की हुई है। आप इन सारे थिंकर्स को क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि उनकी सोच गलत है, या आप इन सबको बोलना चाहते हैं? कोई अगर ये बोले कि राजनीतिक रूप से हमारी 15 अगस्त को आजादी हुई लेकिन सांस्कृतिक रूप से नहीं हुई, तो ये देशद्रोह है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी अगर वो जेन्युइनली लिबरल आइडियाज पे टिकने वाली बात करते हैं, तो उनको देशद्रोह जैसी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनकी एक वैचारिक लड़ाई हो सकती है संघ से, और उसको भी उनको डिटेल में रखना चाहिए ना। उन्होंने आज तक किसी संघ की शाखा में जाकर एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। वैचारिक रूप से क्या उनके मतभेद हैं, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। ब्रॉड ब्रश तरीके से संघ को वो कोसते हैं, उनका अधिकार है वो कोसें। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई सारे ऐसे सांसद थे एक समय में जो कि स्वयं सेवक रह चुके हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट में जानता हूं, अरुणाचल प्रदेश में जहां संघ का तमाम काम हुआ है, वहां पर कांग्रेस पार्टी के ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे अब से कुछ साल पहले तक, जो वो खुल के बोलते थे कि मैं संघ की विचारधारा से जुड़ा हुआ रहा हूं और मैं कांग्रेस में भी मैं अपना घर समझता हूं। ऐसी डुअलिटी भी कांग्रेस में चलती थी। इंदिरा गांधी ने तो लगातार संपर्क रखा संघ के बड़े पदाधिकारियों से। ये कई सारे बायोग्राफर्स ने इसको डॉक्यूमेंट किया है बकायदा। अगर आप 1984 में जब असम के दंगे हो रहे थे, उसमें संघ का क्या रोल था? कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी जी की पार्टी थी केंद्र में, उन्होंने संपर्क स्थापित किया और वस्तुस्थिति को संभालने के लिए दोनों ने मिलकर, कांग्रेस ने और संघ परिवार ने मिलकर काम किया था असम में। तो ये सब इतना ब्रॉड ब्रश तरीके से संघ में जो कुछ हो रहा है सब कुछ गलत है और मैं जो कर रहा हूं वो सब कुछ सही है, इतने एक्सट्रीम्स में बात नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि ये किताबें पढ़ते हैं, ऐसा अभी राशिद जी ने भी कहा, वो कई सारी इंटेलेक्चुअल फोरम्स में बात रखना चाहते हैं और इंटेलेक्चुअलिज्म में बहुत विश्वास रखते हैं। तो इंटेलेक्चुअलिज्म में विश्वास रखते हैं तो उस अपने बात पे टिक के रहना चाहिए उनको, ऐसा मुझे लगता है। अब रही बात संघ की, संघ के अंदर जो मत चल रहे हैं कि बार बार 1947 के आसपास जो चीजें हुई उसका उल्लेख कंटेक्स्ट को हटाकर आज किया जाता है, तो शायद फेयर नहीं है। इसलिए कई बार ये भी बात हुई कि क्या बंच ऑफ थॉट्स को रिवाइज करना चाहिए, कंटेक्चुअलाइज करना चाहिए कि जो आज के समय में उसको लोग फोर्स फिट करने की कोशिश ना करें। उसके जो विचार थे वो एक, जब हमारा राष्ट्र प्रोग्रेसिव पाथ पे शुरू हुआ था, हमारी इंडिपेंडेंस सबको मिली ही थी, तब के लिखे हुए कई सारे विषय हैं। बहुत सारी वाद विवाद होता था, चर्चा होती थी, डिस्कशंस होता था। जरूरी नहीं तब झंडे का विषय उठाया, क्यों हर व्यक्ति बोले कि एक ही डिजाइन होना चाहिए, जब डिजाइन पर चर्चा चल ही रही थी। उस पे जरूर आप ही ने बोला, कांग्रेस का इम्प्रिंट था, जो वैचारिकी नहीं रखते थे कांग्रेस के साथ, जिनका मतभेद था, वो जरूर अपोज कर सकते थे। लेकिन जब से तिरंगा को फॉर्मली अडॉप्ट किया गया, किसी को उसमें समस्या नहीं है। मुझे लगता है एक इंटेलेक्चुअल फ्रीडम रहनी चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए। अगर आपको बंच ऑफ थॉट से समस्या है, आप उसको मुखर होकर रखिए। संघ भी उस पर काम कर रहा है, जितना मुझे मालूम है, कि बंच ऑफ थॉट्स को रिकंटेक्चुअलाइज किया जाए। कई सारी उसकी बातें आज की युवा पीढ़ी अगर पढ़ेगी तो वो उससे इत्तेफाक नहीं रखेगी।
जो कि बात ठीक भी है, तो उसको रीपर्पस करने की आवश्यकता है, जिसपे मुझे लगता है संघ के काफी जो बड़े जो विचारक हैं वो सब उसके ऊपर काम कर भी रहे हैं। मुझे लगता है ओपननेस रहनी चाहिए, डेलिबरेटिव माहौल रहना चाहिए, और डायलेक्टिकल तरीके से ही देश का विकास हो सकता है, अच्छी पॉलिसीज आ सकती हैं, अच्छे राजनीतिक विचार आ सकते हैं। कहीं पे किसी को ये बोल देना कि ये राष्ट्रद्रोह है, ऐसी बात सोच लेना, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम है। रजत, इससे पहले कि मैं राजदीप का रुख करूं, कई लोगों ने कहा कि ये जो बात है सहिष्णुता के विचारों के, जिसके दायरे में राहुल गांधी को लाने की कोशिश की जा रही, फिर उनके बयानों की जिस तरह से भाजपा के खेमे में व्याख्या हो रही है, वो भी तो अंतर विरोध है, एक द्वैध है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें बराबर के मौके हों या फेयर गेम, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सियासी पार्टी बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो हम सियासी दल आरएसएस से भी लड़ रहे हैं, और आप नहीं समझ रहे हैं क्या हो रहा है। बीजेपी आरएसएस ने देश के हर संस्थान पर कब्जा कर लिया है। अब हम बीजेपी आरएसएस और खुद भारत सरकार से लड़ रहे हैं। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि राहुल ने खुलेआम कह दिया कि वे भारत से लड़ रहे हैं। स्पीच में है भारत सरकार, बीजेपी कह रही है भारत से लड़ रहे हैं। जी नहीं, सौरभ जी, उन्होंने भारत सरकार नहीं बोला था, उन्होंने भारत स्टेट बोला था। जी, मैं अक्षरशः बता रहा हूं, उन्होंने इंग्लिश में भाषण दिया। अगर वो बोलते कि देखिए सरकार से हमारी लड़ाई है, सरकार की नीतियों से लड़ाई है, और हम जीवन पर्यंत लड़ते रहेंगे इस विचारधारा से और इसकी जितनी भी टूल्स हैं उन सब से, तो बात ठीक थी। उनसे स्लिप हुआ, वो भारत के स्टेट के अगेंस्ट में बोलने लगे। अगर मैं बात करूं परिभाषा की, अगर राष्ट्रद्रोह की कोई परिभाषा है तो वह है स्टेट के अगेंस्ट में जाके कुछ बोलना। उन्होंने खुल के ये बोल दिया, शायद स्लिप हो गया उनसे, कि भारत के स्टेट से मेरी लड़ाई है और युद्ध है। स्टेट में के जो स्टेट है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का मैनिफेस्टेड स्वरूप है भारत का स्टेट, और भारत के ही स्टेट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी भारत के स्टेट का ही हिस्सा है, जिसमें वो जिस पद पर वो स्वयं बैठे हुए हैं। इसलिए स्टेट की बड़ी व्यापक परिभाषा होती है। आप स्टेट के विरोध में नहीं जाते, आप भारत के विरोध में नहीं जा सकते। इसलिए यहां पे एक टेक्निकल फॉल्ट करी थी उन्होंने। मुझे नहीं लगता शायद उनकी मंशा रही होगी कि नहीं बोलना। उनकी मंशा जो थी, मुझे ऐसा लगता है वो ये थी कि भारत सरकार गलत है, भारत सरकार पे बैठे हुए लोग गलत हैं और वो संस्थाओं का गलत प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। बट मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देना नहीं चाहता उनको, क्योंकि वो छोटे मोटे राजनेता नहीं है, वो बहुत बड़े राजनेता है, वो एलओपी है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़ा होकर ये बोले कि मैं भारत स्टेट के खिलाफ हूं, तो ये अपने आप में क्षम्य अपराध नहीं है। और अगर उनको लग रहा है कि कुछ स्लिप ऑफ टंग हुआ है, तो वो बाद में क्लैरिफिकेशन भी दे ही सकते थे कि व्हाट आई मेंट टू से। बिल्कुल, उन्होंने नहीं किया क्लैरिफिकेशन। यस रजत, यू आर एब्सोल्युटली राइट। राहुल गांधी ने कहा, वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी, द आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट नहीं बोला, इंडियन स्टेट बोला। और सभी दर्शक इस बात का ध्यान रखें, जो रजत ने कहा भी, कि जब आप इंडियन स्टेट की बात करते हैं तब आप एक संप्रभु गणराज्य की बात करते हैं, और उस गणराज्य में सत्ता पक्ष भी उसका हिस्सा है, विपक्ष भी उसका हिस्सा है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, और ये सब संविधान के दायरे के तहत चलते हैं। तो एक तरफ तो राहुल गांधी अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि बीजेपी संविधान का ख्याल नहीं रखती है। उन्होंने कहा सत्ता में वो तिरंगे को सैल्यूट नहीं करते, राष्ट्रीय ध्वज में यकीन नहीं रखते, संविधान में यकीन नहीं रखते। लेकिन बाद में उनका ही जो भाषण है वो इसके खिलाफ जा रहा है, जैसा रजत सेठी ने कहा। राजदीप सरदेसाई जी, मेरा सवाल ये है, मेरे सामने ये राहुल गांधी की स्पीच का अनुवाद भी है और मोहन भागवत की स्पीच तो हिंदी में थी ही। सबसे पहले आप बताइए, आप मोहन भागवत के इस वक्तव्य पर क्या सोचते हैं कि डीकोलोनाइज करना है, जो ब्रिटिश या उसके पहले के दूसरे आक्रांताओं के इन्फ्लुएंस रहे भारत की चेतना पर, उससे मुक्ति पानी है, तभी आज़ादी सही मायनों में पूरी होगी। डू यू एग्री विद इट सर? देखिए सौरभ भाई, ये कोई नया बयान नहीं है, ये तो लड़ाई कई सालों से चल रही है। इंडिया बनाम भारत, आपने देखा होगा जिस तरह से भाजपा ने भाजपा संघ परिवार ने बार बार लट्टियंस एलीट या इंग्लिश स्पीकिंग एलीट जो है, अंग्रेजी भाषिक लोगों के खिलाफ एक तरह से मुहिम छेड़ी थी, उसका एक ये अंश है। अब पिछले 10 साल से तो भाजपा की सरकार है, तो इसलिए क्या भाजपा की सरकार ने वाकई हमारे माइंड्स को डीकोलोनाइज किया है? क्या केवल अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को आप भारत न्याय संहिता करते हैं तो क्या उससे डीकोलोनाइजेशन हो रही है?
ये कहना कि हमारे मन जो थे हमें सांस्कृतिक आजादी अब 2014 के बाद ही मिल रही है, आप इसकी परिभाषा तो बताइए ना। मैं रतन शारदा को सुन रहा था, रतन शारदा जी ये बताएं कि किस तरह से पिछले 10 सालों में हाउ हैव द माइंड्स बीन ट्रूली डीकॉलोनाइज्ड। ये शब्द जो है ना, ये बड़े आसान होते हैं। ये जो कई लोग जो कहते हैं वी हैव टू डीकॉलोनाइज आवर माइंड्स, वो अपने बच्चों को तो सब अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स में ही भेजते हैं, वो कोई किसी को हिंदी मीडियम में नहीं भेज रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं अंग्रेजी पढ़े। उनके कई बच्चे तो हमारे जो मंत्री हैं, आप लिस्ट निकालिए, हमारे कितने मंत्री या कितने भाजपा के कई अधिकारी हैं, उनके बेटे कहां पढ़ रहे हैं, बेटियां कहां पढ़ रही है, वो तो जा रही है लंदन, जा रहे हैं अमेरिका। तो व्हाट इज दिस डीकॉलोनाइजेशन ऑफ द माइंड? आप हमें बताइए ना। पिछले 10 सालों में केवल मंदिर मस्जिद के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको आगे करके कि 500 साल पहले क्या हुआ था, 400 साल, दैट इज नॉट द डीकॉलोनाइजेशन ऑफ द माइंड। बिल्डिंग अ राम मंदिर after the destruction and called a criminal act by the Supreme Court, not by me, by the same Supreme Court of this country, it was called a criminal act, the demolition. क्या उससे decolonization of the mind हो रही है? तो मुझे लगता है सौरभ जी, मिस्टर भागवत हैज एवरी राइट टू क्लेम कि सांस्कृतिक एक आजादी मिल गई है अब, लेकिन वो हमें बताए ना उस सांस्कृतिक आजादी की परिभाषा का मतलब क्या है। What does it mean? Simply renaming India as भारत और putting a board, United Nations पे आप बोर्ड लगाएं या G20 जब होती है तो भारत वर्ड आता है, उससे क्या माइंड आपकी डीकॉलोनाइजेशन हो रही है? ये शब्द है। At the end of the day, without it has no real meaning on the ground. आप कहीं भी जाइए, आप बहुत घूमते हैं देश भर में, आप देखिए कहां कहां कितने स्कूल्स निकल रहे हैं, कोचिंग क्लासेस, जहां अंग्रेजी सीखनी है बच्चों को, बच्चे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। Is that decolonization of the mind? Is there anything in the syllabus apart from rewriting history जिसमें आप इतिहास रीराइट करना चाहते हैं? उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं टू डीकॉलोनाइज द माइंड? इसका जवाब लेते हैं जी। रतन शारदा जी, नहीं, रतन शारदा जी से पूछ लेते हैं। ये जो बात आपके और रजत के वक्तव्य में आई, रतन शारदा जी की डीकॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मोहन भागवत ने भी अपनी स्पीच में कहा। राजदीप पूछ रहे हैं नामकरण बदलाव और मध्यकाल के इतिहास से अपने लिए चुनिंदा उदाहरण जुटाने के अलावा और किस तरह से डीकॉलोनाइज कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जो इस बात की पैरवी कर रहे हैं उनके अपने बच्चे तो अमेरिका में, लंदन में और अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो उनका तात्पर्य है कि भाई अगर आपके लिए डीकॉलोनाइज का मतलब अपनी भाषा को प्रमुखता देना है तो वॉक द टॉक क्यों नहीं हो रही है? रतन जी देखिए, पूरी इज्जत के साथ राजदीप जी की बात को मैं उत्तर दूंगा कि कॉलोनाइजेशन भाषा से संबंधित नहीं है। भाषा का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन भाषा से संबंधित नहीं है। आरएसएस की जो आईटी शाखा चलती है अंग्रेजी में चलती है। दक्षिण में जो आरएसएस के बौद्धिक वर्ग है इंग्लिश में चलते हैं। जहां पर कार्यकर्ता जाता है उत्तर से, उसको भाषा नहीं आती, अपनी भाषा में बोलता है, उसका अनुवाद करके अंग्रेजी में उनको बताया जाता है। सवाल आपके माइंडसेट का है। जब आप मानते हैं कि जो कुछ अंग्रेजों ने किया वही सही था, जब आप मानते हो कि भारत एक राष्ट्र था ही नहीं, वो अंग्रेजों ने बनाया, जब आप मानते हो कि कम्युनिस्ट पार्टी जब कहती है कि भारत 16 राष्ट्रों से बना, अपना उसका कोई अस्तित्व नहीं, इसको 16 राष्ट्रों में बांट देना चाहिए, जब इस आधार पे आप अलग राज्य अलग राष्ट्र की मांग करते हो, वो कॉलोनाइजेशन है। जब आप मानते हो कि ये हमारे कोई साइंटिफिक अचीवमेंट थे ही नहीं, जब आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं लेकिन भास्कराचार्य नहीं पढ़ते, कॉलोनाइजेशन डीकॉलोनाइजेशन उस लेवल का है। और समाज में जो वातावरण बदला है, जिन किताबों को स्थान नहीं मिलता है, किताब के ऊपर रिसर्च हो रही है, किताबें छप रही है, चाहे वैदिक मैथमेटिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो संस्कृति हो। आप देखिए कितने प्रकार की पुस्तकें आ रही है और पढ़ी जा रही हैं। ये पुस्तकों को पहले कहाँ स्थान था? मेरे जैसे संघीय कार्यकर्ता को टीवी पे, मीडिया के अंदर क्या स्थान था? मेरा कोई स्थान नहीं था। वी वर मार्जिनलाइज्ड पीपल, वी वर पॉलिटिकल अनटचेबल्स। हमें अछूत की तरह देखा गया। जब संघ का कार्यकर्ता काम भी करता था तो उसकी तरफ कैमरा आधे में आके मुड़ जाता था। राजीव जी अगर सच मानेंगे तो उनको इस बात को मानना पड़ेगा कि मैं तो देख चुका हूं, मैं भुगत चुका हूं, और मैं ये बार बार बचपन से देखता था। इसीलिए मैंने पुस्तक लिखी आरएसएस 360, जिसके अंदर आरएसएस का सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बताया गया, जिसके अंदर संस्कृत को ये हार था हमारा कि संस्कृत को हम डेड लैंग्वेज मानते हैं, संस्कृत किसी काम की नहीं मानते हैं। लेकिन संस्कृत के अंदर शोध जो है बाहर के देशों में हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। जब हमने मान लिया है कि वेस्टर्नाइज होना है, मॉडर्न होना है, तब हमारी अधोगति होगी ना। तो जब हम अपने राष्ट्र को नहीं पहचानते,
जब हम मानते नहीं कि राष्ट्र की परिभाषा हजारों साल पहले लिखी गई, आज तक वो सच है। मैं आपको एक बड़ा सुंदर एक उदाहरण बनाना चाहूंगा। किसने बताया है वो केवल आप, मैं नहीं बताऊंगा, फिर बताऊंगा। ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बहस है, we are reminded that this is the country where in past ages great men and great maharishis gave birth to great culture. We are reminded that thousands of years ago the leaders and thinkers of this country molded a great nation and extended their culture to all the four corners of the world and drew for themselves a position of prestige. When we pronounce this word Bharat, we are reminded of the mantras of the Rig Veda uttered by our maharishis in which they have described the vision of truth. अबे किसने कहा होगा? गुरुजी ने नहीं कहा, डॉक्टर जी ने कहा। ये कहा कमलापति त्रिपाठी, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, यूपी के मुख्यमंत्री थे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन एंड डीकॉलोनाइजेशन। जिस दिन ने बात समझ ली उस दिन हम मान लेंगे हमारा माइंड डीकॉलोनाइज हो गया है। और ये 300 साल की तपस्या ब्रिटिश लोगों की, याद रखिए। मैकॉले के बाद शिक्षा पद्धति को, गुरुकुल पद्धति को थर्ड क्लास बता के जो खत्म किया गया, आपको हमें कभी पता था क्या कि केवल बंगाल के अंदर 1 लाख स्कूल थे, उस समय गुरुकुल थे? हमें पता था कि गांव की पंचायतें स्कूल चलाती थी और अब विद्या मिलती थी, वहां पर बड़े बड़े गणितज्ञ, मेटलर्जी के साइंटिस्ट बने? हमको नहीं पता था। वो हमारे कॉलोनाइजेशन की सब कुछ वैसे आया। हम तो जंगल में रहने वाले लोग थे, कारवां जुड़ता गया, कब लोग आगे बढ़ते गए, जो आया खाली मैदान देखा, भारत के अंदर आके बस गए, भारत का अपना कुछ था ही नहीं जी। दिस इज कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड, दिस इज व्हाट आई मेंट। इस पे राशिद किदवई साहब कुछ और विचार रखना चाहते हैं। राजदीप विल कम टू यू, राजदीप विल कम। हाँ राशिद साहब बताएं। नहीं, वो देखिए सर, वो पहले की बात, जो सारी बात राहुल गांधी की बात जो इंडियन स्टेट की हो रही है, मुझे लग रहा है वो बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। दरअसल ऐसी कोई बात ही नहीं है। 50 बार भाजपा के लीडर और कितने क्षेत्रीय दल और कितने राजनीतिक दल इसी किस्म की बात कह चुके हैं। यही बात क्या जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी शुरू होने से पहले नहीं की थी? संपूर्ण क्रांति की परिभाषा क्या थी? संपूर्ण क्रांति की परिभाषा यह थी, और उन्होंने कहा था कि फौज और पुलिस वालों से बगावत करने की बात की गई थी। आज मध्य प्रदेश में और कई राज्यों में जो है वो मीसा बंदियों को पेंशन मिलती है, 10,000 12,000 रुपए राज्य सरकार दे रही है। वो किस कानून के खिलाफ था? मेंटेनेंस ऑफ मीसा का जो फुल फॉर्म था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, तमाम की सरकार की चीजें थी। इमरजेंसी प्रोविजन आज भी संविधान में है। सेकुलरिज्म, सोशलिज्म का शब्द आज भी संविधान में है। मोदी सरकार 11 साल से क्या उसने बदला? मेरा कहना यह है, कोई भी पुलिस प्रदर्शन में जाता है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाता है, वो क्या होता है? इंडियन स्टेट के खिलाफ ही बोलता है, लेकिन उससे वो भारत का नागरिक होने के लिए या राजनीतिक प्रतिनिधि होने का या एक कार्यकर्ता होने से वंचित नहीं हो जाता। नहीं, राशिद साहब इसमें प्रचार किया जा रहा है। राशिद साहब इसमें ये बड़ी संवेदनशील मामला है, इसको आप नुआंस वे में देखें। इसका तो मतलब सौरभ देखिए, सीधी बात है। अगर कोई कहता है इनकलाब जिंदाबाद का क्या मतलब होता है, इनकलाब का क्या मतलब होता है, रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, तो ये तो बात बिल्कुल बचकानी बात कही जा रही है कि राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट का वो हनन कर रहा है और इंडियन स्टेट के खिलाफ बोल रहा है। अरे अगर नागरिक ही इंडियन स्टेट को क्वेश्चन नहीं करेंगे और कौन करेगा? विदेशी ताकतें आके करेंगी। ओके, रजत, मैं राजदीप जी की बात पे मैं ऐड करना चाह रहा था। भाषा से कोई लेना देना नहीं, आत्मविश्वास से लेना देना है डीकोलोनाइजेशन का। मैं एक एग्जांपल देता हूं। हार्वर्ड में जहां पे मैंने मास्टर्स कर रहा था, तो वहां पर एक डिविनिटी स्कूल है, हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल। वहां पर भारत की प्राचीन किताबें जो संस्कृत में लिखी गई हैं उस पे शोध होता है। उस पे जो इंडो फाइल्स होते हैं, जो भारत के इतिहास पे रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, वो इतनी क्लिष्ट संस्कृत को पढ़ते हैं, उनके रिसर्च पेपर्स में इतनी क्लिष्ट संस्कृत होती है कि मुझे नहीं लगता कि भारत में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो कि डिविनिटी स्कूल में जाके वहां के टीचर्स के साथ में बातचीत भी कर सकें। वो कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया गया हमको कि हम लोग अपने बच्चों को डिविनिटी स्कूल में भी भेज के भारत की एंशिएंट स्टडीज को ऊपर पढ़ाई कर सकें। और समझिए, सारे टीचर्स जो हैं वो विदेशी मूल के हैं। आज हमको विलियम डार्लिंपल को पढ़ना पड़ता है अपने ही भारत की ही इतिहास को समझने के लिए। क्या हमारे पास ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है? और मैं लगातार ये सिस्टमिक इश्यूज में बता रहा हूं जिसमें कि ये चीज परिलक्षित होती है, मैनिफेस्ट होती है अलग अलग तरीकों से। भारत एक दबा हुआ राष्ट्र रहा है और ये पिछले कई सारे दशकों से धीरे 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 जो पेंट अप दबा हुआ है हमारे इमोशंस है वो निकल के खुल रहे हैं बाहर, और भारत के अंदर तो आत्मविश्वास की कमी आई थी सिस्टमैटिकली, वो हट रही है। और मुझे लगता है आगे भारत का उदय इस चीज से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कि कितनी जल्दी हम डीकोलोनाइज करते हैं और अपने आत्मविश्वास को वापस से रीगेन करते हैं। ऑलराइट, आपने विलियम डार्लिंपल की किताब का जिक्र किया। मैं दर्शकों को बता दूं कि हर बुधवार को ललन टॉप का किताब वाला कार्यक्रम आता है, जिसमें इस हफ्ते आप
राजदीप सरदेसाई की किताब पर किताब वाला देख पाएंगे। और अगले हफ्ते विलियम डेलरम्पल की जो किताब है द गोल्डन रोड, ये उस रास्ते के बारे में है, उस व्यापारिक सामुद्रिक रास्ते के बारे में जो भारत से अगर आप वेस्ट की तरफ जाएं तो जो ग्रीको रोमन एम्पायर था और जो उसके इर्द गिर्द के एम्पायर थे, उन सब से 600-800 साल तक जो व्यापार चला समुद्र के जरिए, उस पर विस्तार से बात होती है। और फिर पूर्व में जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, इन सब देशों की तरफ जो हमारा व्यापार रहा, हमारा एक प्रभुत्व रहा व्यापारिक दृष्टि से और राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, उसके बारे में बात करते हैं। और विलियम डेलरम्पल ने भी ये बात कही कि ये बड़े दुख की बात है कि भारत खुद अपने स्वर्णिम अतीत से बेखबर है। राजदीप सरदेसाई जी, आपने एक बयान दिया जिसपे 3 अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ गई हैं। योर टर्न नाउ सर, प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं, देखिए, पहले मैंने रजत जी और रतन जी से सुना कि आत्मविश्वास भारत का अब जगा है। आप क्या वाकई मुझे कह रहे हैं कि लाइक्स ऑफ महात्मा गांधी, लाइक्स ऑफ सरदार पटेल, लाइक्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, उनको भारतीय इतिहास या भारतीय संस्कृति से कोई लगाव नहीं था? क्या उन्होंने अपने जीवन में नहीं दिखाया कि वो आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब पढ़ी है, रजत जी ने और रतन जी ने जरूर पढ़ी होगी। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि दैट इज अ किताब ऑफ अ कॉलोनाइज्ड माइंडसेट? क्या आप वाकई मुझे ये कह रहे हैं ये कॉलोनाइज्ड माइंडसेट की एक किताब है? क्या महात्मा गांधी, जिसने अपने जो जितने भी प्रयोग किए, क्या आप मुझे कह रहे हैं दैट दे केम आउट ऑफ अ कॉलोनाइज्ड माइंडसेट? क्या सरदार पटेल, जिसको आरएसएस और बीजेपी खुद एक तरह से अपना हीरो मानता है, जहां जो मुझे लगता है गलत है, क्योंकि ये व्यक्ति जो थे 50 साल से तो कांग्रेस, पूरे कांग्रेसी थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात कांग्रेस। भले ही आज आप उनको पटेल बनाम नेहरू की लड़ाई में एक तरह से खींच जाते हैं, एक प्रॉक्सी वॉर करते हैं, क्या आप मुझे कहते हैं कि सरदार पटेल इज कॉलोनाइज्ड माइंडसेट? क्या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, संस्कृत स्कॉलर, taught the language, the classical languages in Oxford, studied there, क्या आप मुझे कहते हैं वो कॉलोनाइज्ड माइंडसेट से हैं? और आप प्लीज मुझे बताइए पिछले 10-11 सालों में क्या हुआ है, कितना संस्कृत का व्यापक प्रयोग हुआ है हमारे स्कूल्स में, particularly that's why I mentioned language in English medium schools। कितने बच्चे आप बीजेपी के कितने लीडर के बच्चे जो हैं वो कॉन्वेंट स्कूल्स में दौड़ लगाते हैं कि हमारे बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल्स में रखिए? क्या उन कॉन्वेंट स्कूल्स में संस्कृत उस लेवल की पढ़ाई जा रही है? सो लेट अस बी वेरी क्लियर। बोलना बहुत आसान है कि एक सांस्कृतिक आजादी मिली है, हकीकत क्या है? इवन आपने ये सवाल मुझे नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको कहूं, राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट का इस्तेमाल किया। वी कैन आर्ग्यू टेकन इन आइसोलेशन इट वाज, वी कैन हैव डिबेट और कहा कि आप इंडियन स्टेट को कैसे कटघरे में रख सकते हैं, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट भी था। जैसे मोहन भागवत की स्पीच का कॉन्टेक्स्ट था, राहुल गांधी की स्पीच का एक कॉन्टेक्स्ट था। उनका कहना है जैसे इलेक्शन कमीशन, देखिए इस स्पीच के पहले राहुल गांधी को एक कांग्रेस के नेता हैं प्रवीण चक्रवर्ती, उन्होंने एक पूरा पेपर बनाया है कि महाराष्ट्र में कितने नए वोटरों का एडिशन हुआ है। उसके बाद ये पेपर उन्होंने राहुल गांधी के पास सौंपा और कहा कि राहुल गांधी ने कुछ सवाल पूछने चाहिए इलेक्शन कमीशन से कि किस तरह से ये इलेक्शन किस तरह से फ्री एंड फेयर बनता है। ये सब उन्होंने एक सवाल रखा, एक पेपर प्रिपेयर किया है। राहुल गांधी ने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि इलेक्शन कमीशन भी हमारे साथ नहीं है, देयर आर नो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, therefore we are not just battling BJP RSS, we are also battling Indian state। अब टेकन इन आइसोलेशन जरूर आप कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है, आप इंडियन स्टेट को कैसे कटघरे में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें इंडियन स्टेट एजेंसीज या इंडियन स्टेट्स, देन द स्टेटमेंट हैज सम बेसिस। सिमिलरली जब मोहन भागवत कहते हैं कि आई बिलीव कल्चरल फ्रीडम हैज नॉट बीन अचीव्ड, मैंने राजनीतिक फ्रीडम हमारी 47 में मिली, कल्चरल फ्रीडम, कुछ लोग केवल वो कल्चरल फ्रीडम का वर्ड उठाकर कह रहे हैं कि मोहन भागवत कह रहे हैं हमें 47 में आजादी नहीं मिली। तो देखिए ये जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम कमेंट्स करते हैं इससे खतरा पैदा होता है, लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि ये एक वैचारिक विचारधारा की अब लड़ाई बन गई है। राहुल गांधी के बाद से आप माने ना माने, मोहन भागवत के बाद से माने ना माने, दिस इज नाउ एन आइडियोलॉजिकल वॉर। और राहुल गांधी की का प्रॉब्लम क्या है, वो कांग्रेस को आइडियोलॉजिकल दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। ही वांट्स कांग्रेस टू फाइट फाइट ऑफ आइडियोलॉजी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है, मैं बार बार कहता हूं, वो सत्ता की पार्टी है
और वो जानना चाहती है कि हमें सत्ता कैसे मिलेगी। आपको याद होगा 2021 में राहुल गांधी ने एक वीडियो निकाला था। उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा था, जिनको जाना है वो जाए, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, वी आर नॉट स्केर्ड, जिनको आरएसएस में जाना है वो जाए। तो राहुल गांधी क्लेम्स और अपीयर्स टू बी नॉट फाइटिंग अ बैटल फॉर पावर, सत्ता की लड़ाई नहीं है वो है, लेकिन नेता एक ऐसी पार्टी के जो सत्ता में रहना चाहती है, सत्ता में वापस आना चाहती है। और ये एक तरह से कांग्रेस की डायलेमा है। कांग्रेस की आप सोचिए, राहुल गांधी ने स्पीच भी कहा दी, सौरभ, राहुल गांधी ये स्पीच देते हैं इंदिरा भवन में, ये जो नया उनका ये जो कांग्रेस का ऑफिस बना है। इंदिरा गांधी वाज अ पावर पॉलिटिशियन। बिल्कुल सही कहा रतन शारदा जी ने या रजत सेठी जी ने शायद, कि इंदिरा गांधी पोस्ट 1980 इन पर्टिकुलर उनके जो संपर्क थे आरएसएस लीडर से, देवरस के साथ, जम्मू में थे, असम में थे, ये बिल्कुल सही है, ये इतिहास है। इंदिरा गांधी वाज अ पावर पॉलिटिशियन, शी यूज्ड द आरएसएस व्हेन इट सूटेड हर। राहुल गांधी डज नॉट वांट टू बी अ पावर पॉलिटिशियन, राहुल गांधी वांट्स टू फाइट एन आइडियोलॉजिकल वॉर। अब ये कांग्रेस की एक तरह से आप कह सकते हैं ताकत भी है, और राहुल गांधी की ताकत भी है और कमजोरी भी है, क्योंकि पार्टी उनकी तैयार नहीं है ये लड़ाई पूरी तरह से लड़ने के लिए, या इसीलिए तो कई लोग छोड़ गए ना। वो कौन लोग छोड़ गए? जो चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता की पार्टी, हमें सत्ता चाहिए। राहुल गांधी स्पीच वाज दैट ऑफ एन आइडियोलॉग, नॉट ऑफ अ पावर पॉलिटिशियन। But I started off by saying ये आत्मविश्वास की बात जो बात कहते हैं रजत और रतन शारदा, प्लीज शो मी in the last 10-11 years what is this आत्मविश्वास that we have got, कि क्या नया हुआ है? क्या हम कह रहे हैं 2014 के पहले इस देश में आत्मविश्वास नहीं था? इस देश में कोई, that is part of the problem. We are looking for black and white. रजत सेठी और रतन शारदा seem to be suggesting कि 2014 के बाद ही डीकॉलोनाइजेशन हुई है, आत्मविश्वास हमारा लौटा है। राजदीप जी, उनका यह भी असर्शन है कि 2014 के पहले सिलेक्टिव एक्टिविज्म था, देशज को मान नहीं था, और रतन शारदा जी तो अपने उदाहरण से कह रहे हैं कि हम संघ वालों को ही कितना बुलाया जाता था बातचीत में, बहस में। अरे सर, मैं खुद देखिए, हर सरकार जो होती है अपने लोगों को आगे करती है, बाकियों को। इट इज सर्टेनली ट्रू right from in the 1970s there is a belief that there were a left domination ideology which tried to target those who belong to a different ideology. ये तो सच्चाई है। Nurul Hasan and others did that. Our education system may have in a way targeted and not allowed a dialogue with the other side. ये उनकी बात सही है, संवाद नहीं हुआ करता था, लेकिन उसका ये नहीं मतलब है कि आप उसी तरह की राजनीति आप करेंगे और आप भी दूसरी तरफ से दूसरों के साथ संवाद नहीं करेंगे। ठीक है। अगर कोई लेफ्ट हिस्टोरियन है, तो क्या आप उनके साथ संवाद नहीं करेंगे? उनकी भी एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है, उनका भी ज्ञान है। हमारा यही प्रॉब्लम है ना, इंटॉलरेंस बढ़ गया है। आज आप बताइए, आप तो जेएनयू से आते हैं। जेएनयू को एक जमाने में कहा जाता था इट वाज द सेंटर ऑफ लेफ्ट आइडियोलॉजी। आज क्या उसका मतलब है कि वी विल मूव द एंटायर अदर वे एंड क्रश ऑल अदर आइडियाज, कि बाकी जो आते हैं उनको हम किस तरह से नजरअंदाज करेंगे? वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज में ऐसे लोगों को रखेंगे जिनके शायद इंटेलेक्चुअल क्रेडेंशियल्स नहीं है, लेकिन वो किसी सरकार के नजदीक है। अब वही गलतियां जो आप कहते थे 70-80 के दशक में कांग्रेस ही करते थे, वही गलतियां तो आप कर रहे हैं। तो हाउ आर यू अ पार्टी विद अ डिफरेंस? हाउ आर यू अ मूवमेंट विद एनी डिफरेंस? आप भी उसी तरह से कटुता है। आज कई लोग जो हैं, जो लेफ्ट से जुड़े हुए हैं, उनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज अ लार्जर क्वेश्चन, सौरभ, ऑफ इंटॉलरेंस ऑफ द माइंड। जी, आपने 5 विद्वानों को सुना। अब इन तमाम हंसों के मध्य जो एक वक्त है, मुझे भी सुन लीजिए। मेरा आपसे ये कहना है, मेरे नौजवान मित्रों, अध्ययन करें। संघ के बारे में जानना चाहते हैं तो संघ के बारे में विस्तार से पढ़ें। रतन शारदा जैसे कई लेखक हैं जो संघ परिवार से जुड़े हैं, उनको पढ़ें। एंडरसन एंड दामले हैं जिन्होंने आरएसएस पे विस्तृत शोध के साथ किताब लिखी है, उनको पढ़ें। बद्री नारायण जैसे राजनीति विज्ञानी हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, उनको पढ़ें। क्रिस्टोफ ज़ेफरलोव ने विस्तार से लिखा है संघ के बारे में, उनको पढ़ें। प्रलय कानूनगो ने संघ के बारे में लिखा है, उनको पढ़ें। ये सारे विद्वान हैं। कोई आलोचना की दृष्टि से लिख रहा है, कोई सराहना की दृष्टि से लिख रहा है। हम सब क्या हैं? विद्यार्थी हैं। हमें अपनी दृष्टि चुनिंदा नहीं रखनी है। जो बात मैंने संघ के बारे में कही, वही बात कांग्रेस के बारे में भी
लागू होती है। चाहे आप प्रोफेसर रजनी कोठारी को पढ़ें, चाहे आप प्रणब मुखर्जी ने जो कांग्रेस की हिस्ट्री लिखी उसे पढ़ें, या कांग्रेस के अलग अलग नेताओं की बायोग्राफी। इससे होगा क्या कि चाहे कांग्रेस हो चाहे संघ, उसके तमाम द्वैध, उसका वैचारिक विकास, उसके सामने जो आसन्न राजनीतिक चुनौतियां हैं और उसको लेके उनकी स्ट्रेटजी, उनके बारे में एक नागरिक के तौर पर और राजनीति के विद्यार्थी के तौर पर हमारी समझ बेहतर होगी। किसी भी दिशा में यदि आप अनदेखा करेंगे तो इसमें आपका और हमारा ही नुकसान है। आप सभी विद्वानों ने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं नेता नगरी के दूसरे सत्र की तरफ। धन्यवाद जी। नेता नगरी में अब बात दिल्ली के विधानसभा चुनाव की। तीनों ही प्रमुख पार्टियां, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी और 2 चुनाव से खाता खोलने को तरस रही कांग्रेस पार्टी, तीनों ने ही अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। घोषणा पत्र भी सामने आ गए हैं। पब्लिक को पैसा देने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। आम आदमी पार्टी 2100 देने का वादा कर रही है तो भाजपा और कांग्रेस 2500। कौन कहता है कि देश में गरीबी है, अभाव है या सरकारों के पास संसाधनों की कमी है? घोषणा पत्रों को उठा के देखिए, लगेगा कि राम राज्य आना नहीं है, आ चुका है, बस नतीजे आने भर की देर है। उसी दिन से उसकी शुरुआत की मुनादी हो जाएगी। पर इन सब बातों और भाषणों से इतर जमीन पर क्या चल रहा है और इन पार्टियों के अंतापुर में क्या घट रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं 3 साथी। ग्राउंड से ललन टॉप के लिए रिपोर्टिंग कर रहे सिद्धांत मोहन, इंडिया टुडे टीवी नेटवर्क से जुड़े अमित भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार इंडिया टुडे टीवी से ही जुड़े हुए हिमांशु जी। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। हिमांशु जी, बात आप ही से शुरू करते हैं। बड़े कयास लग रहे थे, कोई कह रहा था मीनाक्षी लेखी को टिकट मिलेगा, कोई कह रहा था आप देखिएगा आखिरी तक स्मृति ईरानी मैदान में आएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधूड़ी और प्रवेश वर्मा 2 लोगों को छोड़ दें तो पुराने चेहरों पर ज्यादा दाव खेला नहीं गया। ऐसे पुराने चेहरे जो कम से कम सांसद रह चुके हैं या बड़े और कद्दावर नेता हैं। इससे इतर ये भी बात कही जा रही है कि उस तरह की तेजी नहीं दिख रही जैसी हरियाणा में दिख रही थी दुर्ग बचाने के लिए, या महाराष्ट्र में दिख रही थी बड़े मार्जिन से जीत के लिए। दिल्ली को लेकर भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने क्या चर्चा चल रही है? देखिए सौरभ जी, बिल्कुल ये बात सही है कि पूर्व सांसदों में रमेश बिदुड़ी और प्रवेश वर्मा को टिकट मिली। हर्षवर्धन पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री पद पर उम्मीदवार रह चुके हैं, 2013 में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी के कई वरिष्ठ पदों पे रह चुके हैं, उनको नहीं टिकट मिला। विजय गोयल चाहते थे उनको टिकट मिले। मीनाक्षी लेखी चाहती थी कि उनको जो है दिल्ली कैंट से टिकट दे दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बीच में ये भी कयास लगते रहे कि स्मृति ईरानी वो ताल ठोक सकती हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर। अंततः उनको भी मैदान में नहीं उतारा गया है। बीच में एक तरीके से ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है बहुत तेजी से देखने को मिला कि नुपुर शर्मा को जो है वो टिकट दिया जा सकता है बाबरपुर से या किसी और सीट से जहां भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो जीत सकती है। तो ऐसे में इन तीनों ही महिलाओं उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया। नुपुर शर्मा हम सब जानते हैं, एक विवादित बयान के कारण उनको पार्टी ने पार्टी से बाहर कर दिया था, 6 साल के लिए सस्पेंड किया हुआ है। स्मृति ईरानी अमेठी का चुनाव हारी, दिल्ली में 2004 में लोकसभा लड़ा था, लेकिन उनके ऊपर पार्टी ने इस बार भी भरोसा नहीं जताया। लेकिन सदस्यता अभियान जो 14 डिस्ट्रिक्ट में चला था, उनमें 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सदस्यता अभियान की वो प्रमुख रही। उनके यहाँ वो ड्राइव चलाया गया उनके मध्य नजर रखते हुए उनके लीडरशिप के अंदर, लेकिन उनको भी पार्टी ने ग्रेटर कैलाश या जंगपुरा या कस्तूरबा नगर जैसी सीटों पर उनको नहीं उतारा। एक चीज बड़ी समझनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार ये उम्मीद है कि उन पुराने चेहरों को ना उतारा जाए जिनको लेकर विवाद हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन बढ़िया कम्युनिटी से आते हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया। विजय गोयल चाहते थे कि उनको टिकट मिल जाए, उनको भी मैदान में नहीं उतारा गया है। तो ऐसे कई बड़े दिग्गज चेहरे हैं जिनके टिकट काटे गए हैं और उनको बाहर रखा गया है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो भ्रष्टाचार के केसेस आए हैं आम आदमी पार्टी के, जो डेवलपमेंटल इशू हैं, जो सड़क से जुड़े मुद्दे हैं, ऐसे इशू जो लोकल इशू हैं, और एंटी इनकम्बेंसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए चेहरों पर भी दाव लगाया है।
कुछ पुरानों को उतारा है, कुछ नए। तो एक मिले जुले तरीके से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनावी मैदान में नजर आ रही है। इस बार फ्रीबीज पे भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। वो फ्रीबीज 2023 में कर्नाटक चुनाव हारने के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने झड़ी लगा दी है, चाहे वो मध्य प्रदेश के चुनाव हो, चाहे राजस्थान के हो, छत्तीसगढ़ हो, या आप देखेंगे तेलंगाना के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी घोषणा करके गई, उड़ीसा हो, तमाम विधानसभा के चुनाव हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा के हो, उन्होंने फ्रीबीज में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उनको लगता है कि अगर इस पे भी वोट मिल सकता है तो इसको अपनाना चाहिए। जिसको रेवड़िया कहती थी भारतीय जनता पार्टी, आज उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया कि एक जीत का एक मूल मंत्र फ्रीबीज। बिल्कुल, आप जब ये कह रहे हैं तब मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी का आज शुक्रवार की दोपहर को जारी संकल्प पत्र है। उनका पोल एजेंडा, जिसे वो संकल्प पत्र का नाम देते हैं, विकसित दिल्ली की नींव वाला बता रहे हैं जेपी नड्डा। और वादे वही हैं जिनका हिमांशु ने जिक्र किया। दिल्ली में हर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये, गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 की सब्सिडी, होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर, मातृ सुरक्षा वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये, 6 पोषण किट। दिल्ली में बिजली, बस और पानी को लेकर मौजूदा सरकार की जो योजनाएं हैं वो जारी रहेंगी। ये आम आदमी पार्टी के उस प्रचार को काउंटर करने के लिए, यदि बीजेपी आती है तो वो इन योजनाओं को बंद कर देगी, अटल कैंटीन आदि इत्यादि। हमारे पास तीनों पार्टियों के घोषणा पत्र भी हैं। तीनों ही महिलाओं को रुपए देने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी 2100, कांग्रेस और भाजपा 2,500। बुजुर्गों को आम आदमी पार्टी 2,500 महीना पेंशन, भाजपा भी 2,500, और कांग्रेस ने इस बारे में घोषणा नहीं की। स्टूडेंट्स के बारे में आम आदमी पार्टी कह रही फ्री शिक्षा, फ्री बस, मेट्रो किराया 50%। इस पर बीजेपी ने कुछ नहीं कहा है। और कांग्रेस ने युवाओं को 8,500 महीने की अप्रेंटिसशिप देने का वादा किया है। बिजली पे आम आदमी पार्टी कह रही 200 यूनिट फ्री, भाजपा कह रही मौजूदा सरकार की योजना जारी, कांग्रेस कह रही 300 यूनिट फ्री। पानी पे गलत बिल माफ़ आम आदमी पार्टी के हिसाब से, और 20,000 लीटर पानी प्रति महीना प्रति घर। भाजपा कह रही मौजूदा सरकार की योजना जारी रहेगी। कांग्रेस ने इस तरह से कोई घोषणा नहीं की। ऑटो चालक बेटी की शादी पर 1 लाख मिलेगा, भाजपा ने इस पर कुछ नहीं कहा और कांग्रेस ने भी कुछ नहीं कहा। सिलेंडर पर बीजेपी कह रही 500 की सब्सिडी देंगे, कांग्रेस भी कह रही है 500 की सब्सिडी देंगे। इसमें आम आदमी पार्टी का ऐलान नहीं है। हेल्थ के मामले में आम आदमी पार्टी कह रही है 60+ के सभी लोगों का मुफ्त इलाज, भाजपा कह रही है आयुष्मान योजना प्लस 5 लाख का दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त कवर, कुल 10 लाख का कवर, और 60+ के सभी लोगों को 10 लाख तक मुफ्त इलाज। कांग्रेस कह रही है दिल्ली वासियों को 25 लाख तक फ्री इलाज, जिस तरह से राजस्थान में था। अमित भारद्वाज, ये तो घोषणा पत्र की बात हो गई, ग्राउंड पर किन मुद्दों की रेजोनेंस दिख रही है और उसको लेके आम आदमी पार्टी क्या रणनीति बना रही है? सौरभ, देखिए, ग्राउंड पे आम आदमी पार्टी के परिप्रेक्ष्य से या उनके पीओवी से वो चाहेंगे कि महिला सम्मान योजना पे सबसे ज्यादा लोगों के बीच चर्चा हो। और यही वजह है कि जब अरविंद केजरीवाल, आपको ध्यान हो, नॉमिनेशन के लिए गए तो पार्टी ऑफिस से जामनगर हाउस 2 किलोमीटर की दूरी है। उन्होंने सोचा कि 40-45 मिनट जो भी स्क्रीन टाइम उनको टीवी पे मिलेगा या यूट्यूब पे मिलेगा, उसमें महिलाएं उनके साथ चलती हुई दिखाई दे, ताकि जो इनका इलेक्टोरल कार्ड है इस बार का, महिला सम्मान योजना 2100 रुपए वाला, उसकी मैसेजिंग भी हो जाए, वो इनकॉर्पोरेट हो जाए अरविंद केजरीवाल के इस नॉमिनेशन फाइलिंग की प्रक्रिया से। तो एक उस चीज को लेके बहुत कॉन्शियस है आम आदमी पार्टी, इसको कैसे पब्लिक मेमोरी में लगातार बना के रखना है। और अभी फिलहाल जो इंटरनल रीडिंग है उसमें ये जरूर समझ में आ रहा है कि जिस समय रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा था, जब 22 लाख 25 लाख महिलाओं को बाकायदा 4-5 दिनों के अंदर ही ऑनबोर्ड कर लिया गया था, जिनको कार्ड दिया गया, तो उस वक्त इनके इंटरनल सर्विस में अचानक से दिल्ली में अप्रूवल रेटिंग, अगर आप कहें उसको माने तो वो बहुत स्पाइक कर गया था, जिसके बाद इनफैक्ट सर्वे इंटरनली इनको रोकना पड़ा आम आदमी पार्टी को, क्योंकि लगा कि ये सैंपल साइज ठीक नहीं है। जब तक बीजेपी ग्राउंड में एंट्री नहीं करती है, स्टेडियम में एंट्री नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति बन रही थी कि टेस्ट मैच का पहला इनिंग हो गया है और दूसरी पारी के इंतजार में है कि कब दूसरी टीम बैटिंग करने के लिए आएगी। तो अब स्थिति थोड़ी तस्वीर साफ हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने 70 जो अपने उम्मीदवार हैं 68+2 वो उतार दिए हैं। आज पहला जो फेस था उनके मैनिफेस्टो का वो क्लियर हो गया है। तो अब यहां से कोशिश होगी दोबारा महिलाओं को याद दिलाने की कि हमने 2100 रुपए का वादा किया है, 1000 की स्कीम हमारी एग्जिस्टिंग है और सरकार बनेगी तो उसकी डिलीवरी होगी। अब उसको रेजोनेट कराने के लिए और भरोसा दिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ये जरूर बार बार याद दिलाएगी। एक पिंक पर्चा बकायदा बनाया गया है महिलाओं के लिए, वैसे सौरभ, जो अभी फिलहाल दिल्ली में विधानसभाओं में महिलाओं को बांटा भी गया है। और एक और
इस बार अलग रणनीति इन्होंने बनाई थी, जिसके बारे में बहुत ज्यादा खुल के पब्लिकली बात नहीं कर रही थी पार्टी की। जो महिला विंग है या जो महिला कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी को, उनको टारगेट दिया गया कि सिर्फ 10 महिलाओं के साथ आप मीटिंग कीजिए, और इस तरह से ग्रुप्स बांटे गए। सबको टारगेट दिया गया था कि किसी को 100 ऐसी मीटिंग्स करनी है, किसी को 50 मीटिंग्स करनी है, और इन मीटिंग्स में वही पिंक पर्चा जो था उस पर बात करें। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का भी अगर आप मैनिफेस्टो देखेंगे तो वो लार्जली महिलाओं को बार बार फोकस करता हुआ दिखाई देता है। और यही वजह कि अरविंद केजरीवाल जब काउंटर भी कर रहे थे वो मैनिफेस्टो लॉन्च के बाद, बीजेपी के मैनिफेस्टो लॉन्च के बाद, तो उसको वो केजरीवाल कार्ड घोषित कर रहे हैं कि केजरीवाल की गारंटी दी है बीजेपी ने, और यही काम अगर बीजेपी को करना है तो दिल्ली वाले कहेंगे कि भाई अरविंद केजरीवाल को ही क्यों ना हम कंटिन्यू करें। लेकिन चैलेंज बढ़ेगा अब सौरभ, ये एक सच्चाई है। अभी तक आप पिच पे अकेले खेल रहे थे, बीजेपी की तरफ से कोई वादा नहीं हुआ था। अब 2100 बनाम 2500 की लड़ाई हो जाएगी। जो आयुष्मान योजना है उस वर्सेस संजीवनी योजना का नैरेटिव तैयार होगा, और साथ ही उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें आउट ऑफ बॉक्स बीजेपी लेके आई है जो शायद अब ग्राउंड जीरो पे आपके कार्यकर्ताओं को काउंटर करना पड़ेगा एक्टिवली, अगर उनको अपना मोमेंटम मेंटेन रखना है। खासतौर पे जो 21,000 रुपए प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जो अनाउंसमेंट किया है बीजेपी ने, या फिर बाकी गैस वाली जो सब्सिडी की बात की है, तो ये है। लेकिन एक और चीज जरूर है कि एक कोई बड़ी घोषणा होनी है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो फिलहाल लगातार एक हफ्ते से मुझे लगता है कि चल रहा है। आप इज वेटिंग फॉर दैट राइट मोमेंट कि कब वो अनाउंस करें, कब वो टाइम आए। तो पॉसिबली अब जब बीजेपी ने अनाउंस कर दिया अपना मैनिफेस्टो का पहला पार्ट, तो हो सकता है 20 तारीख से जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की स्ट्रीट सभाएं, इस बार एक और तब्दीली है इनके कैंपेन में। लोकसभा में हमने देखा था कि रोड शोज पे बहुत ज्यादा फोकस था। अरविंद केजरीवाल एक गाड़ी पे बैठते थे, 1-1.5 किलोमीटर का पैच कवर करते थे और फिर दूसरी जगह पे चले जाते थे। वो स्ट्रैटेजी में इंटरनली पार्टी को ये समझ में आया कि बहुत ज्यादा पब्लिक इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। ज्यादा स्पेस आप कवर कर लेते हैं लेकिन पब्लिक इंटरेक्शन उसमें रिड्यूस हो जाता है। तो ये वजह है कि इस बारी स्ट्रीट सभाओं पे ज्यादा फोकस होगा, यानी कि जो लेफ्ट की पार्टियों में, बंगाल में खासतौर पे हम कल्चर देखते थे कि नुक्कड़ सभाएं बड़ी सारी होती थी। आसपास से लोग जा रहे हैं, आपके जो रीजनल कार्यकर्ता हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज के लोग हैं, उनको इकट्ठा करो, छोटी सभा लगाओ और आगे बढ़ जाओ। या ये कई सारे रीजनल जो लीडर्स हैं वो इस टेक्निक को जरूर अपनाते हैं, तो उन पे फोकस होगा। बड़ी रैलियों पे फोकस नहीं होगा आम आदमी पार्टी का, क्योंकि उनका मानना है दिल्ली में वैसे भी जो भीड़ इकट्ठा करना है, जुटाना है, वो मुश्किल काम है। तो ऑर्गेनिक तरीके से आप नेटिवली जो किसी विधानसभा में भीड़ आ रही है उसको स्ट्रीट सभा की तरह आप एड्रेस करते जाएं, तो 20 तारीख से संभवतः ये प्रक्रिया शुरू होती हुई दिखाई देगी। सौरभ, शुक्रिया अमित। आप आम आदमी पार्टी कवर करने वाले पत्रकार अमित को सुन रहे थे। अब सिद्धांत मोहन का रुख करते हैं। रणनीतियां हो गई, मुद्दे बता दिए गए, चेहरे भी घोषित कर दिए गए, पर जमीन पर जो जनता है उनकी प्रतिक्रिया क्या है? सिद्धांत मोहन, क्या नजर आ रहा है ग्राउंड पे? देखिए सौरभ, अभी मैं दिल्ली के जिन भी इलाकों में गया हूँ वहाँ पे कम से कम मिली जुली प्रतिक्रियाएं समझ में आ रही हैं। अगर आप पटपड़गंज का इलाका देखें तो वहाँ पे 2 पैरामीटर हैं। एक, वायरल शिक्षक अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है और डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ये इलाका छोड़ के जंगपुरा चले गए हैं। तो अब यहाँ पर मूल्यांकन हो रहा है आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया के कार्यकाल को लेकर कि उन्होंने कैसा काम किया, क्या काम किया। अब वहाँ पर विनोद नगर की जो वार्ड है उसके वार्ड पार्षद है, निगम पार्षद है रविंद्र सिंह नेगी, वो बीजेपी की तरफ से हैं और वो वायरल इंसान हैं, वो भी अपनी वायरलिटी में जी रहे हैं। मतलब इंस्टाग्राम पे अगर उनके जाएंगे तो आपको उनकी वीडियो दिखेंगे जो वहाँ पे एक ख़ास समुदाय की दुकानों को बंद करवाते या नाम बदलवाते, इस तरह की आपत्तियाँ जताते नज़र आते हैं। तो पटपड़गंज की लड़ाई 2 वायरल लोगों के बीच में है और इसमें तीसरा एक व्यक्ति है, कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो है अनिल कुमार चौधरी, वो पूर्व विधायक रहे हैं पटपड़गंज के और उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी इस फाइट में बने हुए हैं। आप कालका जी का इलाका देखिए तो कालका जी में रमेश भिदोड़ी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व सांसद।
पूर्व विधायक सीएम आतिशी इस सीट पे चुनाव लड़ रही हैं और सामने है अलका लांबा कांग्रेस की सीट, कांग्रेस के टिकट पे। यहाँ पर भी चुनाव काफ़ी रोचक है, त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है कुछ कुछ इलाकों में, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर महिलाओं का वोट अगर टूटता है तो बिधूड़ी समाज, जिसका कंसोलिडेशन इस इलाके में थोड़ा ज़्यादा है, तो वो रमेश बिधूड़ी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाता दिख रहा है अभी के हिसाब से देखें तो। अगर आप ओखला का इलाका देखें तो ओखला के इलाके में कांग्रेस की प्रत्याशी हैं अरीबा खान, जो पूर्व यहाँ के विधायक थे, आसिफ मोहम्मद खान उनकी बेटी हैं। उनके सामने आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान को टिकट दिया है, फिर से इस बार 2 बार के सिटिंग विधायक हैं और इस बार इसी सीट पे MIM भी उतरी है। उन्होंने भी एक व्यक्ति को टिकट दिया है जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। अब इन तीनों व्यक्तियों में आपस में काफ़ी खींचतान हो रही है, खासकर मुस्लिम वोटों को लेकर, क्योंकि ओखला में 60% की आबादी लगभग मुस्लिम समुदाय की है। तो इनके बीच में खींचतान हो रही है। मतलब ये मैं फाइटिंग नेम्स बता रहा हूँ जो अभी तक के दिखाई दे रहे हैं आपको। तो मुस्तफ़ाबाद पे MIM ने टिकट दिया है ताहिर हुसैन को, तो आम आदमी पार्टी ने उस पर उन पर परिवार भरोसा नहीं जताया, तो उन्होंने आदिल अहमद खान को टिकट दिया है। और वहीं भाजपा ने मोहन सिंह बिष्ट को टिकट दिया है। मोहन सिंह बिष्ट करावल नगर से चुनाव जीत के आते थे, वहाँ पर कपिल मिश्रा को टिकट दे दिया गया, तो मोहन सिंह बिष्ट ने नाराज़गी जताई, जिसके बाद उन्हें इस सीट पे समायोजित किया गया। तो काफ़ी फैला हुआ चुनाव है अभी दिल्ली का। अभी दृश्य जिस हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्राइडे को, तो दृश्य बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन कई सीटों पे कांग्रेस भी जो 2 चुनावों से सिफर पर रही, कांग्रेस भी थोड़ी थोड़ी फाइट में आने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी दम तो खूब दिखा रही है अपने तई, लेकिन उनके नेताओं के बयानों पर भी सफाई खूब देनी पड़ रही है। पहले रमेश बिधूड़ी थे, उनके वक्तव्य, और उसके बाद अब ये शहजाद पूनावाला, इनके बयान, जिसको आम आदमी पार्टी मुद्दा बना रही है कि इन्होंने पूर्वांचलियों का अपमान किया। कई लोग कह रहे हैं कि JDU और खुद BJP के अंदर मनोज तिवारी सरीखे कई नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई है। क्या चल रहा है पार्टी में अंदर खाने? JDU के एक बड़े नेता हैं जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन का काम देखते हैं। उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को फोन कर दिया था, JP नड्डा जी के यहाँ, और BJP के मीडिया सेल में भी जो संयोजक हैं या राष्ट्रीय सह संयोजक हैं, उनको फोन किया कि ये जो बयान है ये ठीक नहीं दिया है, इस पर माफी होनी चाहिए। और उसके बाद जो है शहजाद पूनावाला को ये भी कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से कि आप अपने बयान को लेकर ये कह सकते हैं कि अगर कोई उनके बयान से आहत हुआ हो तो उसके लिए वो खेद प्रकट करते हैं। उनकी भावनाएं ये नहीं थी। कुछ प्रवक्ता जो थे दूसरे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भड़काने का काम किया। तमाम इस तरीके की चीजें हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से कि आप इसके लिए अनकंडीशनल अपोलॉजी मांगिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे बयान को, शहजाद पूनावाला को कहीं ना कहीं ये भी देखती है कि इस बयान को लेकर आम आदमी पार्टी अगर नीचे तक पेनिट्रेट कर गई और झुग्गी झोपड़ी में जाकर, क्लस्टर्स में जाकर, पूर्वांचलियों के बीच जाकर ये मैसेज दे कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा का स्तर ये है, आप सोचिए कि पूर्वांचलियों को कैसे। दूसरी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से पूर्वांचलियों को कितनी सीटें दी? 5 सीटें। जब आप पूर्वांचलियों को लेकर मुहिम चला रहे हैं, 29% पूर्वांचलियों का वोट है, और उस पर अगर ये बयान आ जाए शहजाद पूनावाला का, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये डैमेज करेगा ही ना। इसीलिए मनोज तिवारी सबसे पहले आए, JDU बाद में आया। मनोज तिवारी ने आके जो है शहजाद पूनावाला के बयान की निंदा की है, क्योंकि उनको अपनी पूर्वांचली वोट बैंक को देखना है। नॉर्थ ईस्ट जिस सीट से वो आते हैं चुनकर, वहां पूर्वांचलियों का एक बहुत बड़ा तबका रहता है, वो बहुत बड़ा वोट बैंक है पूर्वांचलियों का नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर, इसीलिए आना पड़ा। तमाम पार्टी के जो पूर्वांचली नेता हैं, उन्होंने भी अपने विरोध को दर्ज कराया पार्टी के अंदर। JDU ने तो कराया ही कराया है, और BJP के लिए तो दुविधा ही है ना कि ये जो बयान बहादुर है ये नुकसान कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। रमेश बिधूड़ी ने क्या किया अगर आप देखेंगे, उन्होंने आतिशी के ऊपर कहा, फिर वो आतिशी को हिरनी की चाल वाले कह गए। ये जो बयान है ये कहीं ना कहीं BJP को डेंट करते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर
पूरी तरीके से प्रचार प्रसार करती हो कि महिला आरक्षण बिल को पास इतने दशकों के अंदर अगर किसी सरकार ने कराया तो मोदी सरकार ने कराया है। दिल्ली चुनाव को लेकर क्या चर्चा है कांग्रेस के खेमे में? दिल्ली को लेकर चर्चा यही है कि मतलब मैं इसलिए और थोड़ा सवाल खोल देता हूं। ये पिछले नेता नगरी में भी, आप उसमें नहीं थे, चर्चा हुई थी कि जो मेन फेस है गांधी फैमिली, वो कितना फ्रंट पर दिख रही है, कितना एग्रेसिव दिख रही है। ठीक है, एक रैली में बयान दिया, जब घोषणा पत्र लॉन्च हो रहा है तब रेवंत रेड्डी आ रहे हैं, उसके बाद एक प्रभारी आ रहे हैं और देवेंद्र यादव आ रहे हैं। यहाँ प्रियंका गांधी नहीं दिख रही, यहाँ राहुल गांधी नहीं दिख रहे हैं फ्रंट पे। आदेश नॉमिनेशंस को लेके वेट हो रहा था कि जैसे नॉमिनेशन हो जाएंगे उसके बाद अभी एक मीटिंग हुई थी जिसमें राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज को आप चुन लीजिए जहां जहां कांग्रेस पार्टी फाइट में है, जीत सकती है या अच्छे चुनाव लड़ रही है, मैं उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में पदयात्रा करूंगा जैसे मैंने पहले भी कई जगह भी की है। तो अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपना कार्यक्रम दे दिया राहुल गांधी के दफ्तर को कि ये कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां कांग्रेस पार्टी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है वो 15 से 18 विधानसभा सीटें हैं जहां राहुल गांधी शायद 19 तारीख से शुरू कर रहे हैं और उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा करेंगे जहां जहां कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। तो बेसिकली क्या है, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का टारगेट ये है कि वो 4.5% से वोट शेयर बढ़ाकर 12 से 15% तक ले जाए। उसमें सीटें भी बढ़ जाएंगी, यानी खाता भी खुल जाएगा और आपका वोट शेयर बढ़ जाएगा और अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाएंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि बीजेपी का एक जो वोट बैंक है वो लगभग 35-36% के आसपास इंटैक्ट है और वो रहेगा, ना वो बढ़ता है ना वो घटता है। कांग्रेस पार्टी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तभी इस सूरत में ही अरविंद केजरीवाल हार सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि नहीं, अब अरविंद केजरीवाल को क्यों हराएं? दरअसल अरविंद अगर नहीं हारेंगे तो कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो सकती और इस बात को लेके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरीके से तैयार है कि हमला भी होगा राजनीतिक रूप से, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपनी पार्टी खड़ी करनी है। अब मैं आता हूं अरविंद केजरीवाल के ऊपर। देखिए, कांग्रेस पार्टी के 3 राज्यों के नेताओं ने, पंजाब, दिल्ली और गुजरात, इन लोगों ने राहुल गांधी को इस बात को लेकर कन्विंस किया, ये बात कही कि सर हमारा जो असली दुश्मन है वो बीजेपी तो है, वो हमारा पुराना दुश्मन है और वो हमारा खानदानी दुश्मन है राजनीतिक रूप से, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है, जो अरविंद केजरीवाल है, इन्होंने जो हमारा वोट बैंक खाया है 3 राज्यों में, उसे हमें वापस लेना है। बीजेपी से तो हम लड़ते रहेंगे, लड़ते आ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे, लेकिन जिन जिन राज्यों में रीजनल पार्टीज जहां जहां डेवलप हुई हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, आंध्रा में और उड़ीसा में, वहां कभी भी कांग्रेस पार्टी अपना खोया वोट बैंक वापस नहीं ला पाई। लेकिन पंजाब में क्योंकि 3 साल हुए हैं और दिल्ली में 11 साल हुए हैं, यहाँ एक फर्टाइल लैंड कांग्रेस पार्टी के पास बची हुई है। 2020 में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव जीते तो कांग्रेस के भीतर से एक आवाज उठी कि देखिए हमने बीजेपी को रोक दिया, लेकिन वहीं कांग्रेस के अंदर से एक आवाज और उठी, उन्होंने कहा कि आप कब तक पड़ोसियों की खुशी पे ताली पीटते रहेंगे, हमारा क्या, हमारा कैडर कहाँ है, हम खाता तक नहीं खोल पा रहे हैं अपना। और वो जो आवाज थी 5 साल पहले वाली, वो अब जाके यहाँ तक पहुंची। राहुल गांधी इस बात को लेके माने कि ठीक है, आप आगे बढ़िए, आप लोग अरविंद केजरीवाल को अटैक कीजिए, सत्तारूढ़ पार्टी वही है। तो फिर सवाल उठे कि इंडिया अलायंस का क्या होगा। दरअसल इंडिया अलायंस का मकसद था 2024 का लोकसभा चुनाव, और उसमें मकसद ये था कि वो कैसे बीजेपी को हराएंगे, हरा नहीं पाए, लेकिन पूर्ण बहुमत से रोक दिया। 240 बीजेपी आई, जो 300 पार 400 पार का नारा था वो पूरा नहीं हुआ। कुछ हद तक इंडिया अलायंस कामयाब हुआ और कुछ हद तक नहीं हुआ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ट्वीट किया अजय माकन ने, कहा कि मैं कल बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल कैसे देश विरोधी हैं। उस 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी के पास इंडिया गठबंधन के कई सारे नेताओं ने फोन करके कहा कि देखिए अरविंद केजरीवाल हमारे साथ थे, हमारे सहयोगी थे लोकसभा चुनाव में, एक पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ आप चुनाव लड़िए, लेकिन ये जो भाषा है देश विरोधी, ये ठीक नहीं है। राहुल गांधी माने, उन्होंने अजय माकन को फोन किया, कहा कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी गई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने के बाद टीएमसी ने, शरद पवार ने, उद्धव ठाकरे ने, अखिलेश यादव ने, इन तीनों ने अपना समर्थन दे दिया केजरीवाल को। अगर आपको यही करना था तो फिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रोकनी थी, जबकि इन चारों पार्टियों का कोई जनाधार दिल्ली में नहीं है। ये एक सिंबॉलिक गेस्चर किया गया। तो इस बात से नाराज होकर जब वो पहली रैली राहुल गांधी की हुई तो उसमें सीधे तौर पर हमला किया गया अरविंद केजरीवाल के ऊपर, क्योंकि ये बात जानते हैं कि जब तक आप उन पर अटैक नहीं करेंगे आपका खोया हुआ वोट बैंक वापस नहीं आएगा।
अब आपने कहा कि जाति जनगणना, देखिए राहुल गांधी की राजनीति आजकल 3 चीजों पे चल रही है। एक ये है SC ST OBC यानी जाति जनगणना, जो उनका मुख्य भाषण होता है वो इस बात के बारे में बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी का ये प्रयास है कि उनको 12-15% वोट मिले ताकि आम आदमी पार्टी को बताया जा सके कि सिर्फ तुम नहीं हो, हम भी हैं। आम आदमी पार्टी की चिंता भी यही है कि वोट स्प्लिट ना हो। कांग्रेस इस उम्मीद में है कि लोकसभा की तरह उसको बढ़ा हुआ वोट शेयर मिले, और बीजेपी भी इस उम्मीद में है कि कांग्रेस अच्छा करे और आम आदमी पार्टी खराब करे ताकि वो फाइट में रहें। इन सब के बीच वही प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है एंटी बीजेपी पार्टियों के संदर्भ में कि मुस्लिम वोट्स क्या उन्हें एक तरफा मिलेंगे जैसे पहले मिलते आए हैं या नहीं। कभी कहा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से इशरत जहां को टिकट मिल सकता है, कभी किसी और का नाम लिया जा रहा था। इन सब के बरक्स माइनॉरिटी वोट्स को लेके, खासतौर पे मुस्लिम वोट्स को लेके आम आदमी पार्टी में अंदर खाने क्या चर्चा है, क्या रणनीति है? सौरभ देखिए, अगर इशरत जहां को खासतौर पे वो अगर क्वेश्चन में एड्रेस करें, ओखला से अगर टिकट दिया होता कांग्रेस पार्टी ने, तो सच्चाई की बात यह है कि आम आदमी पार्टी के लिए स्थिति वहां बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती, और खराब भी अगर मैं कहूं तो वो भी बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन नहीं होगा। रीजन बीइंग कि अमानतुल्लाह खान लंबे समय से वहां के विधायक रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर रीजनली सीट वाइज काम करता है, और इशरत जहां क्योंकि दिल्ली दंगों में आरोपी रही हैं, एक तबका है मुस्लिम समाज में जो उनको विक्टिम के तौर पे देख रहा है। कांग्रेस अगर फील्ड करती तो मुश्किल होती आम आदमी पार्टी के लिए। MIM अगर फील्ड करेगी तो उतना इंपैक्ट नहीं होगा, उस तरह का असर नहीं होगा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था या जिसका डर था। अरीबा खान को हालांकि कांग्रेस पार्टी ने वहां उतारा है, आसिफ खान की पुत्री हैं, काउंसलर हैं अभी वहां पे, लेकिन ओवरऑल अगर आप मुस्लिम कार्ड को देखेंगे, ये मुझे लगता है चुनावी वोटिंग के आखिरी 2-3 दिनों में, जो कैंपेन का लास्ट 2-3 दिन होगा, उसमें जरूर डिसाइड होगा कि आखिरकार बीजेपी को कौन हरा सकता है। आम आदमी पार्टी एटलीस्ट इसी स्ट्रैटेजी पर डिपेंड कर रही है। उनको लगता है कि जब ये क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी को हरा कौन रहा है, तो फिर बहुत ज्यादा जो स्प्लिट के चांसेस हैं वो नहीं होंगे। और जहां जहां खासतौर पे, जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था, मुस्तफाबाद की एक सीट है जो बहुत वल्नरेबल है, ऐसी सीट है कि वहां पे आप दूसरे तीसरे किस पायदान पे आएगी अगर ये डिवीजन होता है, क्योंकि ताहिर हुसैन वहां से लड़ रहे हैं MIM की टिकट पे, दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आदिल खान के लिए मुश्किल होगी। तो आप यही चाहेगी कि पहले एक नैरेटिव स्टैब्लिश हो जाए कि आम आदमी पार्टी ही चुनाव जीत रही है, 50-55 सीटों से चुनाव जीत रही है, तो ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक स्प्लिट नहीं होगा। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि जहां जहां पे स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कैंडिडेट्स कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं, उनमें से कुछ का जिनका जमीन बहुत ग्राउंड लेवल पे जिनकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, पब्लिक कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है, वो लोग जरूर उन सीट्स पे स्पेसिफिकली ट्रबल क्रिएट करेंगे आपके लिए। मुस्तफाबाद, ताहिर हुसैन डेफिनेटली, बाबरपुर में आप प्लस माइनस की सिचुएशन है, कितना अली मेहंदी कर पाते हैं, उनके पिता कितना कैंपेन कर पाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कांग्रेस पार्टी क्या इंपैक्ट डालेगी। ओखला में बैटल कांग्रेस और आप के बीच में मुझे लग रहा है कि होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, एक और फैक्टर ऐड हुआ है इसमें, करावल नगर से कपिल मिश्रा आए, तो अगर गलत बयानबाजी का दौर वहां से शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली आसपास की जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, उस पर उसका असर पड़ेगा, रिवर्स पोलराइजेशन होगा। हो सकता है इस स्थिति में आम आदमी पार्टी के लिए सिचुएशन और ज्यादा कंफर्टेबल होगी। और आखिरी में आप अगर 2020 के आंकड़े देखेंगे, कांग्रेस पार्टी ने 66 सीटों पे चुनाव लड़ा था, 3 कैंडिडेट सिर्फ थे, अभिषेक दत्त, देवेंद्र यादव और अरविंदर सिंह लवली, जिनकी जमानत बची थी। तो जितना ज्यादा सीटों पे कांग्रेस पार्टी अपना जमानत बचा पाएगी इस बार, उतनी सीटों पे संभवतः उतने वोट शेयर से आम आदमी पार्टी को नुकसान शायद वहां पे होगा। ये और उसी नुकसान को मिनिमाइज करने की रणनीति है कि मैसेजिंग की जाए। वैसे भी ये माना जाता है कि दिल्ली में कौन जीत रहा है, ये वाला नैरेटिव बहुत ज्यादा काम करता है। तो पहले उस नैरेटिव को आप स्टैब्लिश करना चाह रही है कि जीत हम रहे हैं, बीजेपी दूसरे पायदान पर और कांग्रेस फाइट में नहीं है। तो शायद आपका ये मानना है कि इस बीमारी का इलाज इसी में है, माइनॉरिटी वोट बैंक को भरोसा दिलाना कि आम आदमी पार्टी जीत रही है तो वोट उनकी तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन अगेन सीट वाइज कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपना दमखम माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट्स पे एटलीस्ट दिखाते हुए
हमको मिलेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में। सौरभ, शुक्रिया अमित। सिद्धांत मोहन, आपकी तरफ रुख और आखिरी सवाल। आपने देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव कवर किए हैं, दिल्ली का चुनाव किन मायनों में अलग है? यहाँ के नेता, यहाँ की जनता, यहाँ के मुद्दे जो आपने ग्राउंड पर देखा उसके हिसाब से बताइए। जैसे आप देखेंगे, अगर आप किसी भी राज्य का चुनाव देखिए, यूपी का चुनाव देखिए, बिहार का, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जो भी राज्य हैं, महाराष्ट्र वगैरह, यहाँ पर चुनाव देखिए तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि लोग कई बार वोट करते हैं कानून व्यवस्था पे। कानून व्यवस्था कैसी है, क्राइम कैसा है, महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर सरकारों का क्या रवैया है, किन वंचित समुदायों के प्रति अपराध को लेकर सरकार का क्या रवैया है, मार्जिनलाइज सोसाइटीज़ के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसको लेकर सरकार का क्या रवैया रहा है, ये देखा जाता है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे जम्मू कश्मीर है एक केंद्र शासित प्रदेश अभी तक, वहाँ की सारी कानून व्यवस्था उपराज्यपाल यानी एलजी के हाथ में है। यहाँ पर भी वही है, कानून व्यवस्था एलजी के हाथ में है, यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथ में है। तो यहाँ पर आकलन जो है इस पैमाने पर नहीं होता है। हालांकि अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो सरकार की प्रतिक्रिया से चीज़ें डिसाइड होती हैं। यहाँ पे आप अगर ग्राउंड पर जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली दंगों पर क्या कहा था, उनका रुख क्या था, इस पे लोग अपनी राय बनाते हैं। अरविंद केजरीवाल का शाहीन बाग के प्रोटेस्ट पर क्या सोचना था, इस पर लोग अपनी राय बनाते हैं। अरविंद केजरीवाल का किसान आंदोलन पे और किसानों के प्रोटेस्ट पर क्या सोचना था, लोग इस पे राय बनाते हैं। वो क्या कहते हैं इन चीज़ों पर, क्या करते हैं, जामिया या जेएनयू जैसी जगहों पे हुई हिंसा पे वो क्या स्टैंडिंग रखते हैं, उनका कदम क्या उठाते हैं, किन से मिलते हैं, किससे नहीं मिलते हैं लोग, या उनके विधायक या मंत्री ही, इसको लेकर थोड़ा एक सेंटिमेंट दिखाई देता है। इसके अलावा दिल्ली में अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीज़ों की पे घोटालों और नाकामियों और उन पे सरकार के रवैये की भी चर्चा होती है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कथित शराब घोटाले को लेकर, जिस पे आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बहुत सारे नेता जेल जा चुके हैं। लोग इस पे सवाल उठाते हैं कि ये केस क्या है। पक्ष विपक्ष वाले, दोनों वाले, पक्ष वाले बोलते हैं कि केस झूठा है, बीजेपी लगा रही है, विपक्ष वाले बोलते हैं कि भाई सच्चाई तो कुछ तो होगी, तब तो आपके नेता इतना लंबा जेल में रह के आए। अब यहाँ पर वो शीश महल कंट्रोवर्सी जो है वो भी हो रही है कि मुख्यमंत्री आवास के पैसे में इतने ज़्यादा, मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन में इतने करोड़ रुपए कौन खर्च करता है भाई, एक ये चर्चा होती है। फिर एक चर्चा होती है कि आप यमुना क्यों नहीं साफ़ कर पाए। फिर एक चर्चा होती है कि आप फ्रीबीज़ क्यों बांट रहे हैं। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के डिस्कशन लगातार दिल्ली में आपको सुनाई देते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथ में है। विपक्ष वाले, जो पक्ष वाले हैं, पक्ष वाले कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जीत जाएं पूर्ण राज्य बना लेना चाहिए तो मिल जाना चाहिए। और विपक्ष वाले कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि एलजी हमको काम नहीं करने दे रहे हैं तो साल 2029 तक बीजेपी की सरकार है, तो क्या तब तक अरविंद केजरीवाल काम नहीं करेंगे अगर फिर से चुने गए हैं तो इस साल। तो मतलब इस तरह के मिक्स्ड रिएक्शंस आपको ग्राउंड पर दिखाई देते हैं। सौरभ, नेता नगरी का ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। सभी पत्रकारों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सेशन, नाम फुर्सत की सलाह। फुर्सत की सलाह में सबसे पहले बात किताबों पर। पहली किताब जो आपको रेकमेंड करना चाहूँगा वो है विलियम डैलरम्पल की द गोल्डन रोड। प्राचीन भारत, उसका विज्ञान, उसका दर्शन, उसकी समृद्धि, और इसमें हिंदू धर्म, सनातन धर्म और बौद्ध धर्म की क्या भूमिका रही। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद इस धर्म में किस तरह के बदलाव आए और किस तरह से इसका प्रचार प्रसार हुआ। क्या आपको ये सुनकर अचरज होगा कि कुछ बौद्ध भिक्षु थे जो आज के अफगानिस्तान में तांबे की खदानें चलाया करते थे। कुछ बौद्ध भिक्षु थे जो बड़े बड़े बैंकर हुआ करते थे। क्या आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि यूरोप के बाद, और यूरोप के भी एक हिस्से को अगर आप जोड़ें, सबसे ज़्यादा रोमन एम्पायर के सोने के सिक्के हिंदुस्तान में मिलते हैं, जो बताते हैं कि कितना प्रचुर व्यापार था और क्यों रोमन अर्थशास्त्री इस बात की चिंता किया करते थे कि भारत से कपास, सिल्क और मसालों के बदले, खासतौर पे कपास आभूषण के लिए पत्थर और मसालों के बदले हमारा सोना उनकी देहरी पर लगातार पहुंच रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में किस तरह के प्रयोग हुए, धर्म के क्षेत्र में किस तरह के प्रयोग हुए, किस तरह के संस्थान बने, और साम्राज्यों के बदलने के साथ किस तरह से धर्मों का उतार चढ़ाव आया।
जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तब जैन धर्म का प्रभाव था, जब अशोक आए तब बौद्ध धर्म का प्रभाव था, जब गुप्त साम्राज्य आया तो नए सिरे से वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय क्रमशः आगे बढ़े और इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रही। चीनी यात्री आए, उन्होंने क्या दर्ज किया, इन सब के बारे में विस्तार से बात है। मैं आपको 9वें चैप्टर का एक प्रसंग सुना देता हूँ ताकि आपकी किताब में और दिलचस्पी जगे। 773 साल था, सर्दियों का वक्त था और सिंध के राजा का एक प्रतिनिधि मंडल बगदाद पहुंचता है जहां पे अब्बासिद खिलाफत है, मतलब वहां पे एक साम्राज्य चल रहा है अब्बासिद वंश का। बहुत सारे आभूषण लेकर आए। मकसद ये था कि सेंट्रल एशिया से लोग हिंदुकुश पर्वत को पार करके सिंध और फिर पंजाब और इस तरफ ना आए, सुरक्षित रहें सरहदें। बगदाद का जो मुख्य वजीर था, चीफ प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर मान लीजिए आप उसको, उसने खास तौर पर एक चीज़ की डिमांड की थी। ये हाथ से लिखी हुई एक पांडुलिपि थी, एक किताब थी जिसको समझाने के लिए कुछ ब्राह्मणों को भी बुलाया गया था जो उसकी भाषा को और उसके विचार को समझते थे, और ये उज्जैन से आई थी। क्या थी ये पांडुलिपि? इसका शीर्षक अरबों ने दिया, जो अंग्रेजी में आपको बता रहा हूँ, द ग्रेट सिंध हिंद। ये क्या था? ये महान भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के द्वारा रचित जो गणित के सूत्र थे उनका विस्तार से वर्णन था। जीरो का प्रयोग किस तरह से किया जाए, आज हमको गिवन लगता है कि साहब जीरो का प्रयोग तो पता ही है, पर ये ब्रह्मगुप्त है जिन्होंने बताया कि किसी भी संख्या के साथ जीरो का गुणा करोगे तो जीरो हो जाएगा, किसी भी संख्या को उसी संख्या से घटा दो तो मान जीरो आएगा, और इस तरह के कई विचार। इस किताब को जब वहाँ प्रस्तुत किया गया ब्रह्मगुप्त के इन सूत्रों को, ब्रह्मगुप्त जो माउंट आबू के पास के रहने वाले थे, राजस्थान के पास के, तब वहाँ का जो खलीफा था मंसूर, उन्होंने ये आदेश दिया कि इस किताब का आसान भाषा में अरबी में अनुवाद कराया जाए। इस आदेश के पीछे किसकी प्रेरणा थी? जो मैंने बताया, चीफ वजीर, जिनका नाम था खालिद बिन इब्न बरमाक। खालिद इब्न बरमाक उस परिवार से आते थे जो तक्षशिला के आसपास, और बल्कि कहें कि नौबहार के आसपास ये एक बड़ी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थी, वहाँ पे वो परंपरागत रूप से सेवा करते थे। कश्मीर के संस्थानों में उन्होंने धर्म की, दर्शन की पढ़ाई की थी और बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और बगदाद में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए। उनकी प्रेरणा से ये सारी चीज़ें आईं, और फिर जो एक बौद्ध धर्म में मंडल का कंसेप्ट है, एक चक्रीय डिज़ाइन की अवधारणा है, उसी के हिसाब से बगदाद शहर को भी नए सिरे से उन्होंने बसवाया। बाद में यही किताब, यही फॉर्मूले वाया अल्जीरिया के रास्ते रोम पहुंचते हैं और रेनेसां की पृष्ठभूमि रचते हैं। इस तरह के कई उद्धरण हैं जो इस किताब में भरे हुए हैं, इसलिए आई स्ट्रांगली रेकमेंड दिस बुक, और इस पर हमने किताब वाला भी रिकॉर्ड किया है। दूसरी किताब पत्रकार हैं स्टैनली जॉनी, इनकी किताब है, शीर्षक है ओरिजिनल सिन। ये पहली किताब जो है ब्लूम्सबरी ने छापी है, और ये जो दूसरी किताब है ये हार्पर ने छापी है। ये किताब इज़राइल, फ़िलिस्तीन और ओल्ड वेस्ट एशिया में जो पूरा झगड़ा चल रहा है उसके बारे में बात करती है। सबको एक रीड, 180 पन्ने किताब है। साथ में आप एक नक्शे का मेरी तरह प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे तो जिन इलाकों के बारे में बात हो रही है आपको समझने में आसानी रहेगी। चैप्टराइजेशन भी दिलचस्प है। शुरुआत करते हैं वो जब एक अलग इजरायली, एक अलग यहूदी राज्य बने, इसकी अवधारणा को लेकर बातचीत चल रही थी वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, और कभी तुर्की के राजा से, कभी जर्मनी के राजा से समय मांगा जा रहा था इस विचार को रखने के लिए कि यरूशलेम के इर्द गिर्द की जो ज़मीन है वो हमें दे दी जाए और वहाँ पे एक ऑटोनॉमस बॉडी या गिल्ड या कुछ बन पाए। ये बिल्कुल शुरुआती विचार था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का। फिर ये विचार कैसे बलवती होता है, जर्मनी तो एंटी ज्यू हो जाता है और उसके पहले रुचि भी नहीं दिखाता है, तब कैसे ये जितने लॉबीज थे, जायनिस्ट थे, ये किस तरह से ब्रिटेन को अप्रोच करते हैं, ब्रिटेन राजी होता है। फिर कहता है कि युगांडा के पास ज़मीन ले लीजिए, उसको युगांडा प्लान कहा गया। तो संभावना एक ये थी कि इजराइल आज जहाँ है वहाँ के बजाय युगांडा के आसपास की अफ्रीका की ज़मीन में बसता। फिर किस तरह के बदलाव होते हैं और इजराइल अस्तित्व में आता है, और अस्तित्व में आते ही किस तरह से जंग में घिर जाता है और विजेता होता है। जो ज़मीन उन्हें असल में मिली थी यूएन के प्लान के तहत, उससे ज़्यादा ज़मीन पे वो काबिज हो जाते हैं। फिर 1967 का 6 डे वॉर जिसमें वो पटखनी देते हैं अपने दुश्मनों को, 1971 का वॉर यम किपुर का जिसमें उनको सरप्राइज़ मिलता है,
और फिर आगे कैंप डेविड का समझौता होता है, ओस्लो का समझौता होता है, एक इजरायली प्रधानमंत्री की हत्या होती है क्योंकि उन्होंने पीस अकॉर्ड पर साइन किए, इंतफादा होता है, ये सारी चीज़ें, इन सब के बारे में विस्तार से बात की गई है। अगर आपकी इजराइल के फ़िलिस्तीन के मसले में दिलचस्पी है, जो 7 अक्टूबर के पिछले साल के हमले के बाद लोगों की और ज़्यादा बढ़ गई थी 2023 के हमले के बाद, तब आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इनफैक्ट इस किताब में एक चैप्टर है जिसका शीर्षक ही है 7 अक्टूबर 2023। 180 पन्नों के लगभग की ये किताब है एंड इट्स अ गुड रीड। चूँकि स्टैनली जोनिक कई बार कवर करने गए हैं इन मसलों को, जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर गए और जब युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने फर्स्ट पर्सन में भी कई अपने अनुभव बताए, जिसकी वजह से ये किताब सिर्फ एक और फैक्चुअल कंपाइलेशन भर बन के नहीं रह जाती है, एक पर्सपेक्टिव मिलता है जिससे आप सहमत असहमत हो सकते हैं। तीसरी किताब हिंदी में है, शीर्षक है जिंदगी का सफ़र। इसे मंजुल प्रकाशन ने छापा है। ये मशहूर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर नसरीन मुन्नी कबीर से जावेद अख्तर की ज़िंदगी के बारे में बात है। जाहिर है बहुत सारे प्रसंग हैं, फिल्मी हस्तियों का जिक्र है, नॉन फिल्मी हस्तियों का जिक्र है, खुद उनके अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार का जिक्र है। मसलन वो बताते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके पिता के स्टूडेंट रहे हैं क्योंकि उनके पिता ने कुछ वक्त तक विक्टोरिया कॉलेज में उर्दू अदब पढ़ाया है। उनके नाम की कहानी जो उन्हें घर में कहा जाता है क्योंकि किसी दोस्त ने गज़ल कही जो उन्होंने शादी के वक्त लिखी थी, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा, तो उनका नाम जादू पड़ता है। फिर आज़ादी और उनकी पंडित नेहरू से मुलाकात की बात होती है और जो दीवाने आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष करते हुए गुजर गए उनकी बात होती है और पूरी बातचीत जो है वो सवाल जवाब के क्रम में है। तो इसमें एक किस्म का खिलंदड़पन है, एक किस्म की अतिरिक्त सजीवता है। तो ये किताब मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। इससे पहले टॉकिंग सॉन्ग्स एंड टॉकिंग फिल्म्स पर भी इसी थीम पर किताबें आ चुकी हैं बातचीत के तर्ज पर। चौथा एक उपन्यास है जो वाणी प्रकाशन से छपा है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर हैं गौतम चौबे, इनका उपन्यास है चक्का जाम। कमाल की कहानी है 60s और 70s की, और इसको पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा राग दरबारी और थोड़ा थोड़ा मेला आंचल की याद आती रहती है। गुड रीड, क्विक रीड, और बहुत सारे पॉलिटिकल और सोशल रेफरेंस भी हैं, तो आप ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं उस पुराने समय में। पांचवी और आखिरी किताब जो आज मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत पुरानी किताब है, ये भी वाणी प्रकाशन से है। गिरिजा, महान गायिका, मशहूर गायिका गिरिजा देवी के जीवन पर कवि और लेखक यतीन्द्र मिश्र ने ये किताब लिखी है। और ये किताब उन्होंने कब लिखी थी? ये किताब आई थी, पहली बार प्रकाशित हुई थी 2001 में। किताब की जो अवधारणा है, किताब का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत दिलचस्प है क्योंकि शुरुआत में कुछ यतीन्द्र की टीप है, संस्मरण जैसा समझ लीजिए, बहुत सुंदर लालित्यपूर्ण लेखन है उनका। और उसके बाद उनसे बातचीत है, उन पर और शास्त्रीय संगीत पर आधारित कुछ कविताएं हैं और उनकी लिखी हुई कुछ बंदिशें भी हैं। इस तरह से ये किताब उन सब के लिए जिनकी गिरिजा देवी के संगीत में, गायन में दिलचस्पी है, जिनकी शास्त्रीय संगीत में दिलचस्पी है, जिनकी एक किस्म के टटकेपन में, एक किस्म के देशजपन में दिलचस्पी, उन सब के लिए ये किताब ज़रूरी है। जो सुंदर गद्य, कविता सा लय भरा गद्य पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये किताब एक ट्रीट की तरह है। जो हिंदी भाषा में अपने लेखन को दुरुस्त करना चाहते हैं वो भी इस किताब को पढ़ सकते हैं। अब देखिए एक प्रसंग सुना देता हूँ आप। सांवरिया प्यारा रे मोरी गुइया, वहते ठाड़े कदम की छैया, धूप का मारा रे मोरी गुइया। अप्पा गिरिजा देवी जी को कहा जाता था। अप्पा के साथ सारी शिष्याएं कोरस में रियाज कर रही हैं। हल्के शब्दों में दादरा की मीठी बंदिश अच्छी लग ही रही थी कि अप्पा एक दो शिष्याओं को डांटने लगी। अरे बिटिया, ज़रा दुलार से सांवरिया प्यारा दोहराओ, यहाँ गाते बखत ही लागे चाहिए कि अपने प्रीतम के बेहद प्रेम में पड़ी हो। तू तो ऐसा गा रही हो जैसे चंडी मैदान में उतर आई हो। बाकी सब खिलखिलाने लगे। फिर डपट कर बोली, अरे मालिनी, तोहार साहेब तो अफसर हैं, का तू उनका ऐसे ही पुकारत हो। मालिनी अवस्थी नाम में सर हिलाकर मुस्कुरा देती हैं। अप्पा फिर सबको रियाज के मैदान में खदेड़ कर रेफरी की तरह ताकीद करती हैं, चलो फिर से शुरू करो, मगर ई बार सब जनी ठीक से गाओ। हिया मन में ई भाव रखो कि नाजुक नाजुक औरत हो, चंडी नाही। दादरा टप्पा ऐसे टप से थोड़े आए जात है, क्या टप से कुछ भी ऐसे आ सकता है।
इस तरह के संस्मरण, इस तरह की सुंदर कविताएं और एक लंबी बातचीत, ये इस हफ्ते की 5 किताबें हैं। अब बात फिल्मों की। पहली फिल्म जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जो सब लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए, लड़कियों को, लड़कों को, नौजवानों को, जो बाजार के तयशुदा पैमानों पर सौंदर्य और चिर शाश्वत यौवन की तलाश करते रहते हैं, उनको खास तौर पर फिल्टर की दुनिया में ये एक फिल्म बहुत ज़रूरी है। और इस फिल्म का नाम है द सब्सटेंस। इस फिल्म के लिए लीड रोल के लिए डेमी मूर को अवार्ड भी मिले हैं और वो ऑस्कर की भी प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म। मूवी पर उपलब्ध है और रेंट पर भी उपलब्ध है, तो भारत में जो लोग OTT के चाहते हैं वो इस फिल्म को देख सकते हैं। दूसरी फिल्म जो मैं रेकमेंड करूंगा वो एक जापानीज जर्मन प्रोडक्शन है, 2023 की फिल्म है, शीर्षक है परफेक्ट डेज। टोक्यो में एक शौचालय की सफाई करने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ये कहानी है। फास्ट पेस जिंदगी में शुरुआती कुछ मिनटों में या शुरुआती आधा पौन घंटे में आपको फिल्म सुस्त लग सकती है, लेकिन फिर आपको उसके भीतर की लय, गति, दर्शन और जो वो समझाना चाह रही है फिल्म, वो समझ में आने लगती है। बहुत ही निर्दोष किस्म की फिल्म है, बहुत ही शिशुओं से सौंदर्य वाली फिल्म है परफेक्ट डेज। तीसरी फिल्म जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है ग्लैडिएटर 2। ये सारी वो फिल्में हैं जो एकेडमी अवार्ड्स की, जिन्हें ऑस्कर भी कहते हैं, प्रबल दावेदार हैं। इन 3 फिल्मों को अपने राम देख चुके हैं, आपको रेकमेंड कर रहे हैं। ये तो फिल्मों की बारी हो गई। अब वेब सीरीज जिनको कम देखता हूं क्योंकि समय बहुत ले जाती हैं कम वक्त, लेकिन 2 वेब सीरीज आई हैं जिनकी बहुत चर्चा हो रही है। पहली है ब्लैक वारंट। ये तिहाड़ के जेलर सुनील गुप्ता की कहानी है। उन्होंने इस पर किताब लिखी एक पत्रकार के साथ मिलकर, और इस पर वेब सीरीज आई। यदि आपकी सुनील गुप्ता की ज़िंदगी में, तिहाड़ जेलर की ज़िंदगी में दिलचस्पी है तो गेस्ट इन द न्यूज़ रूम का एपिसोड ज़रूर देखिएगा। हमारे साथी कुलदीप ने उनसे विस्तार से बात की है। नेता नगरी के डिस्क्रिप्शन में आपको उस एपिसोड का लिंक मिल जाएगा। जहान कपूर ने, राहुल भट्ट ने, अनुराग ठाकुर ने, इन सब लोगों ने बड़ा कमाल, परमजीत सिंह चीमा ने, इन सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये ब्लैक वारंट देखने का इरादा है। और दूसरी हमारे प्री इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी की सीरीज़ पाताल लोक, जिसका सीज़न 2 आ गया है। उसके क्रिएटर सुदीप वर्मा और सारे लोग बहुत ही शानदार राजनीतिक समझ रखने वाले व्यक्ति हैं। पाताल लोक का जो पहला पार्ट आया था, जो कि लूजली तरुण तेजपाल के उपन्यास पे बेस्ड था, उसकी भी खूब सराहना, खूब चर्चा हुई थी। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज का नेता नगरी यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।